ओके सर, ठीक है। तो बेसिकली जीएसटी क्लास, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, ऐसे रोशनी को पता है, आई नो। मैं वंश को थोड़ा बता दूं सर, जीएसटी क्या है आप लोग, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है। तो जीएसटी बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ऐसे इंडिया में टैक्स का दो स्ट्रक्चर है मेनली, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स ना। हेलो। हाँ एक सर। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट इन- टैक्स होता है। अब ये डायरेक्ट टैक्स मतलब बेसिकली फेमस डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है। मतलब जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को इनकम करके पे कर देते हैं, सिंपल। और इनडायरेक्ट टैक्स इज व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सर जो टैक्स प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। एग्जैक्टली मतलब बेसिकली जब गवर्नमेंट देख रहा है कि इनकम टैक्स के थ्रू से प्रॉपर कलेक्शन प्रॉपरली हो नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो दूसरा रास्ता क्या हो जाता है? दूसरा रास्ता हो जाता है कि वो इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे क्यों? बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, सिंपल। गुड इवनिंग ज्योति। प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जाते हैं और हम लोग क्या देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, होता है ना। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाए तो क्या हमें उसमें देखने को मिलता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? बताना। हाँ। है ना सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि सपोज आप मैगी पैकेट खरीदने जाते हो, ठीक है। चलो मैं आपको एक मैगी पैकेट ही लेके चलता हूँ। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, ठीक है। वंस को मैं थोड़ा सा जीएसटी के साथ कनेक्ट करा दूँ एक बार, 5 मिनट, फिर हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें चर्चा करेंगे। टुडेज डिस्कशन इज एक्चुअली ऑन एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। मतलब बाकी जो लास्ट जो चैप्टर हुआ था दैट इज चार्ज अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी में चार्ज कैसे होता है। सिमिलरली आज का मेन चर्चा का विषय है एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। बट बिफोर एग्जेम्पशन मैं जस्ट जीएसटी का इंपॉर्टेंस ही, जैसे कि मैं हर क्लास में बताता रहता हूँ, हर क्लास में मैं ट्राई करता हूँ कि जीएसटी क्यों पढ़ना है, जीएसटी इंस्टीट्यूट हमें क्यों पढ़ाना चाहता है, वट एवर, चाहे सी इंस्टीट्यूट हो, चाहे सी एस इंस्टीट्यूट हो, चाहे सी एम इंस्टीट्यूट हो, सभी के सभी जीएसटी पढ़ना पड़ता है। और एज ए टैक्स कंसल्टेंट जब आप लोग मार्केट में काम करोगे, ठीक है, मतलब एज ए टैक्स एक्सपर्ट काम करोगे, तो उसमें भी जीएसटी का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, चारों तरफ दिख रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरा कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी चालू भी कर दिया है सर। अच्छा ठीक है सर, मुझे बेचना नहीं है, मैं जस्ट आपको यही बात करना चाह रहा था कि आपको यहाँ पर दिखेगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अच्छा स्क्रीन शेयर है ना सबको? हेलो। है दादा। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। जस्ट आप लोग किसी भी पैकेजिंग का कोई भी प्रोडक्ट, पैकेट प्रोडक्ट आप लेके आओ, उसके पीछे आप लोगों को आराम से दिख जाएगा कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है? हेलो, जहाँ पर मेरा कर्सर शो हो रहा है देखो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव। हेलो, हेलो। मेरा साउंड क्लियर है? रोशनी साउंड हाँ क्लियर है? ओके, ठीक है। तो है जस्ट मेरा दादा। मेरा पॉइंट बस इतना है कि इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बिकॉज हम लोग जो पे करते हैं, जो भी हम लोग पे करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैं ये डेटा भी बहुत बार शेयर किया, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ कि ये है गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन। क्या लाइन है? मनी पाइपलाइन, मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, ठीक है। जिसमें ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 6.1 ट्रिलियन, ठीक है। तो टोटल जो इकोनॉमी का साइज है, टोटल ग्रॉस रिसीप्ट जो है वो है 3.5 ट्रिलियन का, ठीक है। उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को जाता है 6.5 ट्रिलियन का, बाकी 27 ट्रिलियन नेट रिसीप्ट रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनी जो बिजनेस करते हैं उसका टैक्स है 6.1 ट्रिलियन का। टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स है 5.5 ट्रिलियन का। एक्साइज जो है, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज से 2.4 ट्रिलियन। जीएसटी से आपको मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6.1 ट्रिलियन। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जब देखा कि भाई इनकम टैक्स के थ्रू से इनकम
करना मुश्किल हो रहा है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया? तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स क्यों, कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो कंपनी के थ्रू से गवर्नमेंट को मिल जाता है। जीएसटी इज अनदर एरिया, ठीक है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट खरीदते हैं, पब्लिक को पता भी नहीं चलता। जैसे मैं वंश को एक सवाल जरूर करूंगा, सभी को पूछूंगा कि आप लोगों को पता है भिखारी भी टैक्स देते हैं? बेगर जो होता है सर, ये क्वेश्चन मैं दूसरा क्लास में भी करता हूँ, क्या भिखारी टैक्स देता है? माय क्वेश्चन इज, क्या बेगर टैक्स देता है? वंश को क्या लगता है, क्या बेगर टैक्स देता है? नो आइडिया सर। नो आइडिया सर। सर बेगर हाँ टैक्स देता है। देता है, यस सर। क्यों देता है ज्योति? प्रोडक्ट पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस दिखता है ना। एग्जैक्टली ठीक है। सपोज मानो, चलो मैं ही भीख मांगना चालू कर दिया कुछ दिनों के लिए, चलो किसी आप लोगों को क्यों बोलूं, तो मुझे 12 रुपया जुगाड़ हुआ और मुझे मैगी खाने का मन हुआ, ठीक है, मुझे मैगी खाने का मन हुआ। तो अगर मैं मैगी खाने के लिए दुकानदार के पास जाऊं और जाके पूछूं कि भैया मुझे एक पैकेट मैगी दो, तो क्या भिखारी, जो भिखारी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने भिखारी, अभी मैं अपने आप को भिखारी बनाया 2 मिनट के लिए, अभी नाटक चल रहा है सर, भिखारी बनने का नाटक। तो जब भी मैंने भिखारी बना, तो क्या मैं मैगी पैकेट खरीदते वक्त टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को? हेलो सर, दिया ना सर टैक्स? तो 10-12 रुपए का पैकेट के अंदर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ये टैक्स सरकार के पास चला जाएगा। तो वही जीएसटी, अब ये जो भी बिजनेसमैन जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, वो गवर्नमेंट को कैसे पे करता है? अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये डायरेक्टली आपके इनकम के ऊपर नहीं चार्ज किया जाता। इसको इनडायरेक्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये घुमा के नाक दिखाने जैसा है। सीधा नाक दिखाओगे तो फिर इनकम टैक्स पेमेंट प्रॉपरली नहीं होता। जैसे इनकम टैक्स का सिनेरियो बहुत खराब है सर इंडिया का, अगर मैं बात करूं ना आपको, इंडिया में इनकम टैक्स का सिनेरियो इतना खराब है, क्या बताऊं आपको, कि कितना पॉपुलेशन है इंडिया का? इंडिया का पॉपुलेशन है करीब 130 करोड़ का, उसमें से सिर्फ 4% के आसपास लोग सिर्फ इनकम टैक्स पे करता है। तो गवर्नमेंट के लिए तो इनकम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इतना बड़ा कंट्री है, इसको मेंटेन करना है, ठीक है, चाइना के साथ लड़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत सारा। तो इसी चक्कर में गवर्नमेंट ने ये घुमा के नाक दिखाने वाला जो जीएसटी है, इसका पहले का नाम हुआ करता था वैट, सर्विस टैक्स, ये सब आप लोग पुराने ज़माने में, मतलब आज से 3 साल पहले 2017 1 जुलाई जीएसटी मार्केट में आया सर, ठीक है, 2017 1 जुलाई। उससे पहले मार्केट में क्या था? वैट, जीएसटी, सब वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम्स। कस्टम्स अभी भी है, कस्टम्स के बारे में भी चर्चा होगा, कस्टम्स इज आल्सो इंक्लूडिंग इन योर सिलेबस। तो बात क्या है फिर? बात सिंपल है, जीएसटी इंपॉर्टेंट चारों तरफ से है। एक, भिखारी भी पे कर देता है, कोई भी इंसान पे कर सकता है, और ऑटोमेटिकली जानबूझ के नहीं करता, बिना जान के ही पे कर देता है। तो जीएसटी तो पे हो ही जाता है, और सरकार को भी इनकम हो जाता है, और उस पैसे से सरकार क्या कर सकता है सर? उस पैसे से सरकार गवर्नमेंट का जो भी डेवलपमेंट का काम है, इतना बड़ा कंट्री है, हर जगह में डेवलपमेंट का वर्क जो भी है वो करना पड़ता है। लेकिन सर आज का जो डिस्कशन पॉइंट है, उसका नाम है सर एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी। इन आवर लास्ट चैप्टर हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था सर, चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब क्या था? चार्ज ऑफ जीएसटी का मतलब था कि जीएसटी जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करता है, तो उसका बेसिस कुछ तो होगा, मतलब कब कितना चार्ज करेगा, किस पे चार्ज करेगा, किस पे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स एक्चुअली इन आवर चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, मतलब ये टोटली एक अलग चैप्टर है जिसमें एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बोलो सर, समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जीएसटी क्या है? मैं बंस को एक बार पूछ लूं कि बंस बता, समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी इन आवर सिलेबस, इन आवर लाइफ? हेलो? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। बस थोड़ा बहुत कनेक्शन हो जाने से सुविधा क्या हो जाता है कि हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और कुछ तो है चाहिए नहीं, कनेक्शन हो जाए ना सब्जेक्ट के साथ तो मज़ा आ जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट को जो भी चाहिए, 33.5 ट्रिलियन का ग्रॉस रिसिप्ट के अंदर जीएसटी इतना बड़ा अमाउंट रखता है, तो सिर्फ सिलेबस वाइज ही नहीं, लाइफ वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जीएसटी। तो इसी जीएसटी में, और ऐसे भी जो लोग जीएसटी, आप लोग देखते होंगे आसपास में कितना सारे लोग जीएसटी के रिगार्डिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, सीएमए इन प्रैक्टिस, सीएमए इन किसी जॉब में, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएस इन जॉब, जीएसटी के ऊपर काम तो सभी के लिए अवेलेबल है सर, ठीक है। तो डिस्कशंस है एग्जेम्पशंस। ज्योति देखो, आज एग्जाम्शंस का भरपूर चर्चा होगा। रोशनी,
बाकी लोग ज्वाइन नहीं किया आज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द टैक्सेबिलिटी आल्सो इन्वॉल्व्स। अच्छा पॉइंट क्या है, एग्जेम्पशंस का मतलब बेसिकली इसमें जीएसटी, एग्जेम्पशन मतलब इस पे जीएसटी, कुछ ऐसा गुड्स के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता, जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता, मतलब जीएसटी लगता नहीं है सर, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन सर यहाँ पर काफी सारा अलग अलग पॉइंट है, एग्जेम्पशंस है, जीरो रेटेड है, नील रेटेड है, क्या मतलब हो जाएगा, एग्जेम्पशंस का मतलब क्या है, जीरो रेटेड का क्या मतलब है। जैसे ये लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हाँ सर, एक लिस्ट क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बताना तो। हाँ सर। हाँ सबको दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करूँ इसको, रुको एक मिनट में थोड़ा सा इनको जूम करता हूँ। जूम का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है, ओ मिल गया, ओके। जस्ट लुक, ये जो लिस्ट है आप लोग अपने मोबाइल में या लैपटॉप जहाँ पे भी देख रहे हो, आप वहाँ पर भी इसको जूम कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि गुड्स एट द रेट 0%, सबको शो हो रहा है ना, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी गुड्स एट द रेट 0%। तो यहाँ पर ना मैं लिस्ट शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, सर ऐसे ये स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकंड, स्क्रीन तो शेयर था अभी, शेयर है सर। अभी है ना, हाँ सर। हाँ ओके। तो इसमें कुछ ऐसे गुड्स के बारे में है सर, जैसे कि ये है, इसमें लिखा क्या है, अगर आप लोग थोड़ा जूम करोगे ना तो दिख जाएगा, इसमें लिखा है गुड्स, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो सर, नॉर्मल जब पढ़ाई होगा म्यूट कर लेना, सॉरी सॉरी। ओके ठीक है। नहीं एक्चुअली बैकग्राउंड नॉइज में बाद में रिकॉर्डिंग जिनको मिलेगा ना उनको दिक्कत हो जाएगा, और कुछ नहीं, ओके। अच्छा यहाँ पर क्या है, एडिबल वेजिटेबल रूट्स दिख रहा है सर, एडिबल वेजिटेबल रूट्स, ये देखो, एडिबल वेजिटेबल रूट्स, सीरियल्स, फिश, वो भी सर फ्रोजन, मतलब पैकेज्ड फ्रोजन वाला नहीं सर, ठीक है। यहाँ पर है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब में जीएसटी पे करते हैं क्या हम लोग, हाँ सर, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या ये सब में हम लोग जीएसटी पे करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, मीट, कैन जगरी, इसको डाब बोलते हैं हम लोग, मतलब बेसिकली टेंडर कोकोनट, कोकोनट वाटर, ये है आपका सिल्क ओम, लाइक लेइंग कोकोन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब क्या आप लोग पढ़ सकते हो या फिर मुझे कुछ बंदोबस्त करना होगा, क्या आप लोग रीड कर सकते हो, কেটে যাচ্ছে দাদা জুম করলে जूम कर ले फट रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है प्रॉपरली, না ऐसे, ফটোটা দেখা যাচ্ছে লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে না अच्छा फोटो देख सकते हो बट पढ़ नहीं पा रहे हो, एक्चुअली ये इमेज जो है ना मेरे पास, ये थोड़ा सा ऐसा ही मतलब लिफलेट फॉर्मेट में ही मेरे पास था, इसीलिए मैंने इसको बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको जूम करने जा रहा हूँ ना तो ये थोड़ा मुश्किल कर रहा है, एक सेकंड रुको, ठीक है তুমি मैं शेयर দিচ্ছে कर, हाँ ठीक है তাহলেই मैं शेयर कर लूँगा तुम लोगों के साथ, तो फिर तुम लोग आराम से एज ए इमेज देख सकते हो, नो इशू। अच्छा ये है आपका रॉ सिल्क, सिल्क वेस्ट, ऊल, नॉट ऑर्डर, नॉट कार्डेड और कॉम्ड, ओके। ये है आपका कॉटन यूज्ड इन गांधी टोपी, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा है, मिल्क, ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा सारा का सारा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, फिर आपका आर्थन पॉट एंड क्ले लैम्प्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ, ठीक है, मतलब काउंट, मतलब बहुत सारा है ऐसा, काउंटलेस नहीं बोलूंगा, देयर आर लॉट्स ऑफ, बट आप लोगों के साथ में धीरे धीरे एक पूरा एग्जामेशन अंडर जीएसटी का ना एक पूरा ऐसे ऐसा लिस्ट भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, इसमें भी आपको सारा का सारा मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने बता रहा था ना कि जीएसटी मार्केट में आया तो है 2017 की जुलाई से, ठीक है, उसके बाद जीएसटी का जो बुक्स है, जीएसटी बुक्स मतलब इंस्टीट्यूट वाला क्या, नहीं सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जीएसटी है उसके चैप्टर वाइज वहां पर भी चैप्टर बना के गया है सर, ठीक है, तो जीएसटी का जो पूरा का पूरा लॉ बना है, ठीक है, उसमें चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम, सारा का सारा सब में अंदर मिला के आपको यहाँ पर देखो, जैसे लाइव एनिमल्स, ऑल गुड्स अदर देन लाइव हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्स को छोड़ के बाकी सब में एग्जेम्पशन होता है 28 जून 2017 से, तो ऑल गुड्स फ्रेश और चिल्ड, ओके।
फिर यहाँ पर कब से लागू हुआ है वो भी दे के रखा है, कि कौन सा चैप्टर में प्रोविजंस में बोला है वो भी बोल के रखा है। बट सर लीस्ट तो आप लोग कभी भी रीड करोगे तो आपको मोटा मोटी समझ आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लिस्ट से पहले जैसे लाइव फिश हो गया, फिश फ्रेश और चिल्ड, ठीक है, चिल्ड फिश भी हो सकता है लेकिन पैकेज नहीं, हाँ। all goods other than fish fresh or chilled other than those put in a container, ठीक है, कंटेनर में रहेगा तो फिर वो exempted नहीं होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो नेचुरल हनी, बर्ड्स एग्स, एडिबल प्रोडक्ट्स, एनिमल ओरिजिन, नॉट स्पेसिफाइड एल्सवेयर, अगर कहीं और पे कुछ नहीं लिखा है तो वो भी exempted हो सकता है। लाइव ट्रीज, अदर प्लांट्स, रूट्स, बल्ब्स एटसेट्रा, ऑर्नामेंटल फॉइलेज एंड कट फ्लावर्स, ऑल गुड्स अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारा है, ठीक है। तो ये लिस्ट तो मैं शेयर करूंगा, आप एक बार जरूर अपने से जरूर गो थ्रू करना, ठीक है। प्रसादम, प्रसाद जो होता है ना भगवान जी का प्रसाद, ठीक है। एडिबल प्रिपरेशन प्रसादम, ठीक है, प्रसादम मतलब वो भगवान जी का प्रसाद, ये भी है, ठीक है। सप्लाइड बाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप सच एज टेंपल्स, चर्चेस, दरगाहs, मॉस्क, गुरुद्वारास, यहाँ पर जो भी सर्विस मतलब जो भी इन पे जो भी सप्लाई होता है ये सब एग्जेम्प्टेड होता है। बेवरेज में आप देख सकते हो स्पिरिट, विनीगर, वाटर अदर देन एरिएटेड, मिनरल, प्यूरिफाइड, डिस्टिल्ड मेडिसिन, आयोनिक, बैटरी, डीमिनरलाइज्ड एंड वाटर सोल्ड इन सील्ड कंटेनर, ये सब में जीएसटी नहीं है। नॉन अल्कोहलिक, टॉडी, नीरा, टेंडर कोकोनट वाटर, जो भी मैं वहां पर आपको इमेज में शो कर रहा था उसी का डिटेल्स में यहाँ पर पूरा लिस्ट बोला हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, लिस्ट हम लोग देख लेंगे, आप फैक्ट बताओ, एग्जेम्पशंस क्यों पढ़ा रहे हो पहले वो बता दो। काजल, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी पहनते हैं ना सर इंडियन सोसाइटी में औरत, है ना। काजल, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, आलता, जानते हो ये सब आप लोग? हाँ, ये सर क्यों नहीं जानोगे, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स में गिने जाते हैं सर। तो पॉइंट क्या है, फर्स्ट थिंग व्हाट इज द पॉइंट, फिर पॉइंट ये हो जाएगा एग्जेम्पशंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को मेनली क्या क्या देखना चाहिए। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, पहले वो मैं बता दूँ। व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये जानना है, ठीक है। फिर जानना है कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड। फिर जानना है ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। आफ्टर दैट व्हाट इज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी एंड फिर डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। ओके, समझ में आ रहा है ना सर? हेलो, ओके। तो फिर चलो सर मैं आपको बताता हूँ। तो ड्यू टू द स्कोप ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज बीइंग वाइडेंड अंडर जीएसटी, जीएसटी एग्जेम्पशन हैव क्लियरली बीन डिफाइंड। वंस को थोड़ा दिक्कत इसलिए हो सकता है बिकॉज जो चैप्टर पहले हुआ है उसको बाद में तुम्हें जब प्रोवाइड किया जाएगा तब तुम उसको करोगे ना तो आप इजीली कनेक्ट कर लोगे, बट ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जीएसटी के अंदर क्या क्या एग्जेम्प्टेड है। मैटर को एकदम सिंप्लीफाई रखना, हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने का जरूरत नहीं है कि क्या क्या प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर हम लोग एग्जेम्प्टेड करके रखते हैं। हम लोग मतलब कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जीएसटी एग्जेम्पशन ये जीएसटी प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है कि हमें पता चलना चाहिए ना कि एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर किसी को कंसल्ट करने के टाइम पे भाई कौन सा बिजनेस करने के लिए आपको जीएसटी में चार्ज नहीं लगेगा, एग्जेम्पशंस मिल जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा सर्विस का बिजनेस करने से आपको जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। क्या सर जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? एग्जाम पर्पस छोड़ो 2 मिनट के लिए, रियल पर्पस के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या रोशनी, जानना चाहिए? यस और नो? है दादा। यस ना, ओके। So not just knowing the exemption list, the GST exemption have clearly been defined. Not just knowing the exemption list, but also understanding the implication of item being exempt is important as certain conditions are attached to it, like reversing the ITC. ITC reverse हो जाते हैं, मतलब आपको जो ITC मिलने वाला होता है, ITC क्या होता है सर? Input tax credit. We'll discuss input tax credit. ऑलरेडी इन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जब जीएसटी जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने बताया। आईटीसी के रिगार्डिंग एक पूरे डिटेल्स चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें फिर से हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। फिर भी मैं एक बार इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में फिर से 2 मिनट जरूर बता देता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज आईटीसी, सिंपल लैंग्वेज में आईटीसी क्या है मैं रोज समझाता हूँ, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। आईटीसी मतलब क्या, आईटीसी कंपनी है सर? हाँ, व्हाट इज आईटीसी? आईटीसी मीन्स सपोज आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सोचो। क्या सोचना है सर? एक बिजनेसमैन। कैसा बिजनेसमैन? रिटेलर अपने एरिया में, जैसे रोशनी इज फ्रॉम बालीगंज, ज्योति इज फ्रॉम मणिपुर,
ज्योति आजकल बिजनेस भी देख रहे हो ना ज्योति, मेरे पास खबर है आजकल तुम बिजनेस भी देख रहे हो। हाँ सर, अभी भी दुकान हो के अभी घर जाएगा थोड़ा देर पे। अरे चलो यार, एकदम वर्किंग वुमेन जैसा बन गए आप। ऐसे मणिपुर में मणिपुर के बारे में मुझे पता है, वहाँ पर जो वुमेन्स होते हैं सर, वो दुकान चलाने में माहिर होते हैं, मतलब सीरियसली। सही बोला ना ज्योति मैंने? हाँ सर, एशिया का बिगेस्ट वुमेन मार्केट यहाँ पे ही है ना। यस सर, एशियाज बिगेस्ट वुमेन मार्केट इन मणिपुर। जानते हो आप लोग? रोशनी को पता है? हाँ, क्या रे रोशनी, पता है कि नहीं है? बोल। एशियाज बिगेस्ट वुमेन्स मार्केट मणिपुर में ही है। वहाँ पर इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली वहाँ पर कुछ कर भी रहा है, मतलब कुछ यही है नाम क्या, एमा कैथी कैथल, हाँ इमा मनी, कैथल। एमा कैथल। ये क्या कॉम्प्लेक्स का नाम है या फिर ये वुमेन्स मार्केट को एमा कैथल बोलते हैं, क्या है इसका मतलब? वो कॉम्प्लेक्स का नाम है। कॉम्प्लेक्स का नाम वो है। पूरा वुमेन मार्केट जो है ना, यस वो यस, 4 कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, तो उसको इमा, वो एरिया पूरा इमा कैथल के नाम से एमा नोन है। कैथल के नाम से जाना जाता है। क्या दिखाई दे रहा है सबको? देखो सर, एकदम ओल्ड एज वुमेन्स भी है, मिडिल एज वुमेन्स भी है, ठीक है। बहुत सारा कपड़ा का बिजनेस तो बहुत दिख रहा है, ठीक है। हैंडमेड हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स ये भी बहुत सारा है, ठीक है। नहीं ये नहीं, मे बी दिस वन, ओके। तो चलो सर, ऐसे ही कुछ बिजनेस को देख लेते हैं, ठीक है। चलो सर, फिर बाद में बात करेंगे। ये तो एक बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल गया सबको। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, सपोज आप जैसे मानो कि एमा कैथे में कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस वोमैन, ठीक है, बिजनेस मैन नहीं, बिजनेस वोमैन कहीं से भी कुछ परचेस करके लाया। क्या परचेस करके लाया? से फॉर एग्जांपल ये कुछ डेकोरेटेड आइटम, ठीक है, भगवान जी, डॉल, ठीक है, दिस काइंड ऑफ डेकोरेटेड आइटम। सपोज मान के चलते हैं कि इसमें जीएसटी है, ठीक है, जस्ट मान के चलते हैं कि इसके अंदर जीएसटी है। तो जहां से ये परचेस करके लाया वहां पर जीएसटी पे किया, ठीक है। जहां से परचेस करके लाया, जहां से बाई किया, वहां पर जीएसटी पे किया, ओके। अब जीएसटी पे किया, सपोज 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदा, कितने का सर? 1 लाख का प्रोडक्ट। मैं जस्ट आईटीसी का एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल्स तो मैं चैप्टर में चर्चा करूंगा, मैं बस आप लोगों को याद दिलाने के लिए। 1 लाख का परचेस करने के टाइम पे जीएसटी पे किया, परचेस के टाइम पे जीएसटी पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी कितना पे किया इसमें? सब से फॉर एग्जाम्पल 18%, तो 1 लाख का 18% कितना हो जाएगा? 18,000 ना। हेलो, 1 लाख का 18% 18,000 ना। बेसिक चीज समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, तो आउटपुट जीएसटी कितना पे किया? 18,000। अब जब ये ओमेन यहाँ पर दुकान में आके इसको सेल कर रहा है, सपोज मानो 1 लाख का ही सेल किया, ठीक है, एक मंथ पे या एक साल में जो भी हो, ठीक है। अब जब इसको दुकान में आके सेल कर रहा है तो 1 लाख के ऊपर कुछ प्रॉफिट लगाएगा, ये सर नो? से फॉर एग्जाम्पल इसमें 20% प्रॉफिट लगा दो सर, 20% एड प्रॉफिट, प्रॉफिट तो लगाएगा ना सर? वैल्यू एडेड बोलते हैं इसको, वैल्यू एड। 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1,20,000। अब 18% का ही प्रोडक्ट है, तो जीएसटी जब आप अभी क्या करोगे? जीएसटी पे करेगा जब सेल करेगा, तो जब सेल होगा तो क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा या जीएसटी कलेक्ट करेगा? हाँ सर, वो जीएसटी वो करेगा। कलेक्ट करेगा, है ना। तो 1,20,000 का 18% कितना कलेक्ट करेगा? कोई कैलकुलेट करके बताएगा मुझे सर? 1,20,000 का 18% कितना होता है? बोलो सर। 21,600। हाँ सर, 21,600, ओके। तो 1,20,000 का 18% हो गया हमारा 21,600। सर आईटीसी समझ रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ मैं सर, 2 मिनट समझ लो, फिर एग्जाम्पशन समझने में इजी होगा। तो 21,600 आप जीएसटी कलेक्ट करोगे। अब कलेक्ट तो आपने कर लिया एज ए शॉप ओनर, ठीक है, जैसे यहाँ पर वोमेंस मार्केट में जो शॉप ओनर्स है ये भी कलेक्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट बोल रहे कि भाई जीएसटी दो, ठीक है। कौन सा गवर्नमेंट? ऑब्वियसली मैं यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट, दो गवर्नमेंट है नॉर्मली,
या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, 3 तरह का गवर्नमेंट नॉर्मली देखा जाता है। मोस्ट पॉपुलरली सेंट्रल एंड स्टेट, जैसे कि ममता दीदी एंड मोदी, और यूनियन टेरिटरीज लाइक जहाँ पर यूनियन टेरिटरी है जैसे कि पौंडीचेरी है, ठीक है, लाक्षाद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, दीज आर दी यूनियन टेरिटरीज। तो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि भाई जीएसटी पे करो, तो आपको बोल रहे हैं कि भाई 21,600 पे करो। आप क्या बोल रहे हो जानते हो? आप बोल रहे हो रुको रुको गवर्नमेंट, जस्ट वेट। क्यों वेट करने बोल रहे हो? बिकॉज यू ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब पे किया, आपने पे नहीं किया, आपने जस्ट जीएसटी पे किया था। कलेक्शन जो दुकानदार से आप प्रोडक्ट खरीद के लाए थे उन्होंने पे किया, लेकिन जीएसटी तो आपने दिया था। तो व्हेन गवर्नमेंट आस्क यू फॉर पेमेंट, तो 21,600 आपको मांग रहा है, तो आप बोल रहे हो कि आपके पास आईटीसी है कितने का? 18,000 का। तो 21,600 से 18,000 चला जाए तो कितना रहता है सर? 3,600। तो ये आपके पास क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सर, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, ये बेसिकली क्या करना है आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास, क्योंकि आपने पे किया था ना, तो ये क्रेडिट आप ये आपको ये मिलता है। ठीक है, तो आप एक ही बिजनेस से अगर बार बार ऐसे टैक्स लिया जाएगा तो बिजनेसमैन तो पागल हो जाएगा बाद में। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली और 3600 पे करना है। ठीक है, पेएबल है, बस यही है आईटीसी। मतलब ये जो 18,000 है ये आईटीसी है। लेकिन पॉइंट क्या है सर आज का, ये चीज़ से हम लोग बेसिक के क्लास में बहुत डिटेल्स में बात किया था। जिन्होंने बेसिक किया था और जिसने नहीं किया, बाद में जब क्लास करेगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। और आईटीसी रिगार्डिंग डिटेल्स क्लास भी करना है, सो डोंट वरी। ओके, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा था कि व्हाट इज बेसिकली आईटीसी। नाउ थोड़ा कंसंट्रेट करना सर, धीरे धीरे पेशेंस रखो, पूरा का पूरा समझ आएगा। ऑल्सो नाउ आईटीसी रिवर्स हो जाता है, दैट मीन्स इम्प्लीकेशन ऑफ आइटम बिंग एग्जेम्प्ट। अगर कोई प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो और जो प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, जो प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हो वो प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड है, तो इन दैट केस आपका आईटीसी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स कितना अमाउंट का होगा वो मैं बाद में आपको सिखाता हूँ, वेट इसी में सिखाना है, बट आईटीसी रिवर्स हो जाता है। ऑल्सो व्हाट कैन बी नील रेटेड, यहाँ पर आपको क्या क्या सीखना है। नील रेटेड क्या होता है? today may become charged to, what can be nil rated today can become charged to a higher tax। आज जिसमें आप नील रेट लगा रहे हो, कल आप उस पर हायर टैक्स चार्ज कर सकते हो in the future। hence clearly demarking the various terms such as nil rated, you have to know these things: what is nil rated GST, what is exempt GST, what is zero rated, and what is non GST supplies। you have to know nil rated, again बार बार बोल रहा हूँ, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। इसका मतलब क्या है ये भी जानना है, और क्या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर आता है या क्या क्या सर्विसेज इसके अंदर आता है ये भी आप लोगों को समझना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वेरी वेरी प्रैक्टिकल है। हाँ सर, समझने में मजा आ रहा है सर? सर क्या मजा, जीएसटी तो सुनते ही चिंता हो जाता है। अरे क्या चिंता सर, रियल लाइफ है। अंडर जीएसटी इज इंपॉर्टेंट, सो आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आएगा। रीड थ्रू एंड गेट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशंस। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट तो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ना, लिस्ट में शेयर करूंगा। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन। इसमें आपको मैं पूरा का पूरा क्या क्या जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, ये जो लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर या एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनके पास भी होते हैं। तो आप लोग भी तो एक्सपर्ट ही बनने जा रहे हो ना, फ्यूचर एक्सपर्ट्स, या फिर अभी भी आप एक्सपर्ट बन के काम चालू कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। चलो सर एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं। exempt supplies comprises the following 3 types of supplies। first, supply taxable at a nil rate। nil rate of tax मतलब 0% tax। ओके रोशनी, ज्योति बोलो, नील रेट का मतलब क्या है? 0% टैक्स। वंश समझ में आ रहा है? बोल, वंश का आवाज गायब हो गया। हाँ सर। ओके, तो है बड़ा धीरे आवाज आ रहा है तेरा। ओके, तो 0% टैक्स, नील का मतलब क्या है? 0% टैक्स। तो व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई? 0%। एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर भी ना कुछ आपको अलग से भी समझना होगा। जैसे इसके अंदर नील रेट है, जो आज नील है ना वो उसमें कल टैक्स लग सकता है। यही है नील रेट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, कि टुडे दिस इज नील, मतलब 0% में है, मतलब एनी टाइम गवर्नमेंट कैन चार्ज हायर लेवल ऑफ टैक्स। सर हायर लेवल मतलब मैक्सिमम 40% तक का प्रोविजन बना हुआ है गवर्नमेंट के पास। As per the CGST, there are 3 types of tax basically GST। कितना तरह का है GST?
CGST, SGST, SGST, CGST, ठीक है, IGST एंड UTGST। नॉर्मली क्या होता है, CG एंड SG एक साथ चार्ज किया जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। IGST सिंगल हैंडेडली होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इंटीग्रेटेड ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सब बेसिक का बातें हैं, बेसिक्स ऑफ जीएसटी में ही मैंने ये सब डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा था। तो दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि जो प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट आज आपको बोल रहा है कि 0% रेट है, ठीक है, वही प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट कल 18% भी लगा सकते हैं, ठीक है, 9 ओके, मतलब 9% CGST, 9% SGST। आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो ऐसे दिखता होगा आप लोगों को कि 9% CGST, 9% SGST, ऐसा दिखता है ना सर? या फिर अगर आप कोई 28% वाला प्रोडक्ट खरीदते हो तो 14% करके अलग अलग शो करता होगा। सिर्फ IGST के केस में, जैसे कि अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा है मे बी, कि सर CGST, SGST कब लगाया जाता है? जब स्टेट के अंदर होता है, एक ही स्टेट के अंदर जब होता है तब क्या बोलते हैं सर, तब उसमें SGST CGST लगता है, ठीक है। मतलब अगर वेस्ट बंगाल के अंदर है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ही प्रोडक्ट का डिलीवरी हो रहा है, से फॉर एग्जांपल कोलकाता टू सिलीगुड़ी, कोलकाता टू दुर्गापुर, कोलकाता टू खड़गपुर, कोलकाता टू बर्धमान, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो इसमें SGST एंड CGST चार्ज होगा। लेकिन जब भी स्टेट चेंज होके कोलकाता से बांग्लादेश नहीं, वो तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोलकाता से मणिपुर चला जाए, आसाम चला जाए, ठीक है, कोलकाता से पटना मतलब बिहार चले जाए, तो फिर प्रोडक्ट में चार्ज क्या होता है, IGST। ये बेसिक का चर्चा है, मैंने बेसिक में बहुत बार इस बारे में बात करके रखा, जिन्होंने नहीं किया या किसी कारण से मिस है प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या बोलना है सर? ओके, एक सेकेंड बताता हूँ। सप्लाईज दैट आर होल्ली और पर्शियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अच्छा, अब 0% तो समझ में आ गया ना, आज जिसमें 0% है कल उसमें 40% भी मैक्सिमम लग सकता है। सप्लाईज दैट आर होल्ली और पर्शियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी और आईजीएसटी, या तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एग्जेम्प्टेड है या फिर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एग्जेम्प्टेड है। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट होता है। क्या स्टेट होता है? वंस बोल, आईजीएसटी कब जब लगता है तब कौन सा क्या होता है? इंटर स्टेट मतलब? हाँ सर, सर मतलब कोलकाता टू दिल्ली। कोलकाता टू दिल्ली मतलब स्टेट चेंज होगा, ओके, हाँ सर, स्टेट चेंज होगा, ठीक है। मैं तेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ ये सब मैटर, बिकॉज बेसिक तो किया हुआ है। तो फिर ये आईजीएसटी का मतलब क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट ट्रांसफर। इंटर स्टेट में जब स्टेट चेंज हो जाए तब आईजीएसटी लगता है। और सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा? जब स्टेट के अंदर होता है, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी यही होता है ना ज्योति, यही होता है ना? यस सर। Okay. Now, by way of notification, amending section 11 of the CGST Act of section 6 of IGST Act, ठीक है। तो that means supply that are wholly or partially exempted from CGST, ये भी हम लोगों को देखना होगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 78। क्या सर सेक्शन याद रखना है? ये सर थोड़ा बहुत तो याद रखना है। थोड़ा बहुत क्यों? पूरा पूरी याद रखना है, बिकॉज जीएसटी इज अ टैक्स लॉ, और टैक्स लॉ में जहां पर भी लॉ का बात आ जाए सेक्शंस का यूज बहुत होता है। तो आप लोगों को एज ए प्रैक्टिसनर, ठीक है, अपने आप को एक स्टूडेंट नहीं एक प्रैक्टिसनर की तरह माइंड सेटअप बनाओ, तो फिर याद रखने का मतलब और वजह दोनों मिलेगा। सिर्फ स्टूडेंट के हिसाब से सोचोगे तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन का बात आया तो एक स्टोरी याद आया, मैं बताऊंगा सर, वेट। सप्लाईज दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज as defined under section 2 subsection 78, supplies that are not taxable under the act, for example alcoholic liquor for human consumptions, alcoholic liquor for human consumptions। सर आप लोग समझते हो जिसको हम लोग दारू बोलते हैं, है ना, लिकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बंगाली में बोलते हैं मौद, ठीक है, जो बोलते हैं वही बता रहे हैं सर, ठीक है, दारू हो, मौद हो या लिकर हो। सर क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हो? ये इतना बेकार का वर्ड है सर। बात बेकार का नहीं है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा इनकम होता है, लेकिन सर इसमें जीएसटी नहीं है। अब आप लोग ज़रूर सवाल करोगे, सर लिकर पे जीएसटी नहीं है तो फिर क्या लगता है लिकर पे?
हाँ सर, लीकर पे जीएसटी नहीं है तो फिर क्या लगता है? एक्साइज। स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स मतलब इस पे स्टेट वैट लगा देते हैं सर। स्टेट टैक्स वैट के नाम पे लग जाता है, ठीक है। एक्साइज भी है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है ना, ये स्टेट के ऊपर है, एक्साइज हो वैट हो दोनों लगा देते हैं। जीएसटी में क्या है ना, रेट एक जगह पे आके लिमिट हो गया, तो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप लोगों को अगर पता होगा, लॉकडाउन में जब पूरा का पूरा बिजनेस पूरा ठप था, ठीक है, पूरा बिजनेस पूरा का पूरा भारत में जब पूरा बिजनेस एकदम चारों तरफ से बंद हो गया था, एकदम मैं लास्ट ईयर सिमिलर कंडीशंस में बात कर रहा हूँ, एकदम मार्च अप्रैल का टाइम का बात कर रहा हूँ। तो जब मार्च अप्रैल में पूरा लॉकडाउन में एकदम कंटिन्यूसली जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम बिजनेस को ओपन करने का मौका मिला। तो कौन सा बिजनेस को ओपन करने का मौका मिला? आप लोगों ने खबर देखा था, लिकर शॉप को ओपन किया था फर्स्ट टाइम, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। आपको स्पेशली बता दूं, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, कोलकाता, कोलकाता एंड दिल्ली ने सबसे पहले लिकर शॉप को ओपन किया था। क्यों जानते हो? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इनकम पूरा नील हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का इनकम पूरा नील हो गया था, और उनको चाहिए था पैसा। अब वो तो पैसा कैसे, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है सर? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, गवर्नमेंट को पैसा टैक्स से मिलता है। आप देख सकते हो, मार्केट लोन है, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स भी है, डिविडेंड प्रॉफिट भी है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है, बट सबसे ज्यादा तो टैक्स से ही मिलता है। चाहे कॉर्पोरेट टैक्स ले लो, चाहे इनकम टैक्स ले लो, चाहे जीएसटी ले लो। अब सरकार का पूरा सिस्टम पूरा बेकार। अब ऐसे हालत में तो आप इनकम टैक्स मांग ही नहीं सकते। कंपनी का बिजनेस तो बंद पड़ा था, उनसे भी आप उनको भी आपको एग्जाम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई पब्लिक तो नशा करना बंद नहीं करेगा, तो क्यों ना इन पे लिकर लिकर का सेल करके, लिकर सेल करके उनसे स्टेट टैक्स ले लिया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट का इनकम ज़्यादा होता है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट का इनकम ज़्यादा होता है। जैसे कि लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली, ठीक है, मतलब जहाँ पर अपना केजरीवाल जी का सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया था, जीएसटी नहीं सॉरी, स्टेट टैक्स लिकर पे 70% का। मतलब एक 100, अगर मुझे नहीं पता 1 लीटर का एग्जैक्ट दाम क्या होता है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, आई डोंट नो, बट अगर 100 रुपीज़ का दाम है कोई लिकर का, ठीक है, तो उसमें 70% मतलब 70 टका, 70 रुपीज़ का। आप समझ सकते हो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी लगाया था सर, WP गवर्नमेंट भी लगाया था, 65% का रेट लगाया था। पर खेल क्या है? खेल यही है कि 65% 75% का टैक्स स्लैब जीएसटी के अंदर है ही नहीं, जीएसटी के अंदर है ही नहीं। तो सर इसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाना चाहता? समझ में आया कि क्यों स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलके, एक्चुअली सेंट्रल ने नहीं, स्टेट नहीं बोला कि हमारे पास रेवेन्यू का ज्यादा सोर्स चाहिए, और ज्यादा सोर्स के कारण इन्होंने क्या किया, लिकर को जीएसटी के अंदर नहीं लाया। अगर जीएसटी के अंदर लाएगा तो दाम कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? हेलो, कम होगा। कम हो जाएगा, कमे যাবে। दाम कम हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट डजंट वांट। क्या आप लोगों को पता है रिसेंट ट्रेंड में पेट्रोल के दाम को लेके बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, आप लोगों को खबर हाँ सर। है ना? हाँ। पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, 100 रुपीज़ लीटर चल रहा है, ठीक है। तो पेट्रोल के बारे में भी मैंने आप लोगों को एक डेटा किसी क्लास में ज़रूर शेयर किया था, पेट्रोल प्राइस ब्रेकडाउन। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने नॉर्मली स्टॉक मार्केट क्लास में, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैंने दिखाया था, शेयर मार्केट के क्लास में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो पेट्रोल डीजल होता है, इसका दाम किस तरह से डिटरमाइन होते हैं, एक बार देख लो। तो फिर इसमें भी, ये इसके अंदर भी जीएसटी नहीं है, गवर्नमेंट सोच रहा है, जीएसटी काउंसिल ने सोचा है कि इसको जीएसटी के अंडर में लाना है, पर ला नहीं पा रहे सर। इवन रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला जिसमें ये पता चला कि मोस्ट प्रोबेबली अगला 10 साल तक, मोस्ट प्रोबेबली अगला 10 ईयर्स, मतलब कमिंग 10 ईयर्स तक पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं ला सकता। क्योंकि अगर लाएगा तो किसका प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, आप लोग देख लो सर। हम लोग कोई मूर्ख इंसान नहीं है, वी आर एडुकेटेड, वी आर प्रोफेशनल कॉमर्स, ओके, प्रोफेशनल कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो बाकी लोग क्या बोलता है और हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, दोनों के जुबान में फर्क होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई पेट्रोल प्राइस एक्चुअली राइजेस, ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे। जिस टाइम पे दाम, ये ज्यादा पुराना नहीं है, दिसंबर का डेटा है सर, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 का है, मतलब जस्ट एक 3-4 महीने पुराना। सबको दिख रहा है? हेलो, सबको दिखाई दे रहा है सर?
हाँ सर। ओके है दादा। देखो सर, जब क्रूड ऑयल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल मतलब कच्चा जो तेल है, नॉर्मली क्या इंडिया में मिलता है तेल? हाँ सर, पेट्रोल डीजल इंडिया में मिल जाता है? नहीं सर। क्या लगता है? नहीं। नहीं सर। इंडिया में थोड़ा बहुत मिलता है सर, थोड़ा बहुत, वो भी कहाँ पर, वो भी क्वालिटी नॉट हाई वेरी। आसाम में कुछ है, डिग बॉय, नाम सुने हो? आसाम में डिग बॉय है, है ना। और यहाँ पर मुंबई में बॉम्बे हाई है। ठीक है, मुंबई में बॉम्बे हाई है, वो भी ओएनजीसी चलाते हैं, डिग बॉय में भी है। तो बस एक दो ऑयल माइंस है जिससे कुछ नहीं होता इंडिया का, वो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल काम चल सकता है। बट मैक्सिमम पेट्रोल डीजल तो आता है सर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से। ठीक है, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन, ओमान, येमेन। ठीक है, दीज आर द नेशंस, इवन सम अफ्रीकन नेशंस इज आल्सो हियर, एंड कुछ साउथ अमेरिकन नेशंस भी है। ठीक है, जिसमें से एक फेमस नेशंस है, मतलब जिसका हालत बहुत खराब है, बट उसका भी तेल का बहुत अच्छा सोर्स है। सॉरी, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, लाइक वेनिजुएला। ठीक है, दीज आर दी सम ऑफ द कंट्रीज जहां से तेल एक्चुअली मिलता है। तो ये जो पेट्रोल डीजल है, ये टोटली इंपोर्ट करना पड़ता है सर, इंडिया का पूरा जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग, प्रॉब्लम को समझो। इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल, ओशियन फ्रेट मतलब जहाज में लाने का जो फ्रेट मतलब जो भाड़ा है, उसको मिला के 26 टाका 34 पैसा, 26.34 का 1 लीटर का दाम है। ठीक है, 1 लीटर का। डोमेस्टिक फ्रेट लग जाता है 0.37 डोमेस्टिक फ्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं 32 रुपीज 98 पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी है। अब सवाल होगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेके क्या करता है? हे भगवान, इतना बड़ा कंट्री है, इसको हो चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा सर? हाँ, बहुत पैसा चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा इतना बड़ा नेशन। हाँ, इतना बड़ा बॉर्डर, उसको सिक्योर करना है। रिसेंटली चाइना तो तंग करके रखा है सर, आंखों मतलब नाक के नीचे दम लगा के रखा है। पाकिस्तान का झमेला तो हमेशा रहता है। ठीक है, फिर अलग अलग बॉर्डर इश्यूज तो है ही हर जगह में, इवन म्यांमार बॉर्डर में भी इश्यूज है। ठीक है, इधर श्रीलंका के साथ भी इश्यूज है, ओशियंस में भी कुछ ना कुछ इश्यूज चलता है, ऊपर से अंदर वाला डेवलपमेंट भी है। तो कंट्री को पैसा किस बात के लिए चाहिए, आप ऐसा सवाल ना करें। ठीक है, अच्छा, रीजन समझना है सर, टैक्स का रीजन समझ लो, तो फिर आगे ना आपका मन का सवाल ना धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज आप जो भी पढ़ोगे समझते आता जाएगा। ठीक है, तो पेट्रोल पंप जो वाले जो है ना सर, जहां से हम लोग पेट्रोल जाके खरीदते हैं, उनका कमीशन है 1 लीटर पेट्रोल पंप पेट्रोल बेच के 3 टाका 65 पैसा, 3 रुपीज 65 पैसा। एक लीटर पेट्रोल बेच के एक पेट्रोल पंप ओनर का मार्जिन है। स्टेट गवर्नमेंट 30% वैट लगाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल पे 30% वैट लगाते हैं सर। स्टेट गवर्नमेंट मतलब, हेलो सर, स्टेट गवर्नमेंट मतलब अलग अलग स्टेट्स, मिनिमम 30% है। अब वो और भी लगा सकते हैं, 30 से ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, कोलकाता इसीलिए आप लोग देखना, पेट्रोल डीजल का दाम कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में सेम होता है क्या? हाँ सर। ना। देखो सर, अगर मैं पेट्रोल रेट टुडे लिखूंगा, पेट्रोल रेट टुडे, ठीक है, आपको अलग अलग दिखेगा। देखो, पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इन योर सिटी टुडे, दिल्ली स्टैंड्स फॉर 91.17, मुंबई पेट्रोल इज रिटेलिंग 97.17। देखो, दिल्ली में 91, मुंबई में 97। ओके, तो अलग हो रहा है ना, कोलकाता में भी अलग है। ठीक है, अब पाकिस्तान का रेट कितना चल रहा है ये भी देख लो, आपके मन में सवाल हो सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्रीमियम कुछ 103 रुपीज़ कुछ समथिंग ऐसा चल रहा है। आई डोंट नो अभी सही है कि नहीं, बट ऑब्वियसली कुछ आइडिया मिल रहा है आपको। ठीक है, डजंट नो, सोर्स प्रॉपर ना हो तो समझ में नहीं आता, बट जो मैंने अभी दिखाया आपको इट्स ओके। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, जस्ट इमेजिन कर लो, अब स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगने के बाद आपका 1 लीटर पेट्रोल का दाम आता है 82.34। ओके ना सर? अब सवाल है, अब कौन छोड़ेगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट 30% टैक्स छोड़ देगा? स्टेट गवर्नमेंट तो नारा लगा रहे हैं कि गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन सवाल है, क्या स्टेट गवर्नमेंट वैट छोड़ देगा? क्या लगता है आप लोगों को? रियल नहीं। क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है। पब्लिक तो ऐसे ही नारा लगा देते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट वैट छोड़ेगा? अगर स्टेट बोलेगा फिर सेंट्रल को एक्साइज ड्यूटी हटाना पड़ेगा।
तो सेंट्रल एक्साइज हटा देगा तो फिर स्टेट का मतलब सेंट्रल का मतलब जिम्मेदारी तो पूरा देश का है। सेंट्रल मतलब तो किसी एक का सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल मतलब थोड़ी ना दिल्ली है, सेंट्रल मतलब वी ऑल आर अंडर सेंट्रल। तो बोलो सर, स्टेट गवर्नमेंट का 30% टैक्स ज्यादा लग रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का 32 रुपीज ज्यादा लग रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को कंपैरेटिवली? व्हिच इज मोर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर 32, 30%, स्टेट 30 गवर्नमेंट का 30%। कंपैरेटिवली ज्यादा यही है मेरे हिसाब से, बिकॉज सेंट्रल हाँ का कवरेज एरिया बहुत ज्यादा है, सेंट्रल का कवरेज एरिया बहुत ज्यादा है डेवलपमेंट के लिए। अब किसी बात बात पे नारा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन रियलिटी समझना वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सर, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आज पावर में मोदी है, कल कोई और रहेगा, चेंज तो होता रहता है, सत्ता किसी का पापा का तो नहीं है। जो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी का पापा का तो जागीर नहीं है ना। तो आज कोई है, कल कोई और होगा, ठीक है। तो दैट इज नॉट द इशू, बट इशू इज दैट कि दाम बढ़ता क्यों है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ के जनता को दिक्कत में डाल दे। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगा। मतलब ये आम जनता को समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि जानबूझ के बढ़ा दिया, यानी भाई जानबूझ के आपके पॉकेट में पिंच करके अपना वोट बैंक कौन खराब करेगा। मैं छोटा बहुत पॉलिटिक्स का बात इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जीएसटी का कॉन्सेप्ट को एग्जामिशन के लिस्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्यों नहीं है, यू हैव टू नो दिस कॉन्सेप्ट्स। आप लोग मुझे एक चीज बताओ सर, क्या पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस, ठीक है, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका दाम बढ़ा के पब्लिक को प्रॉब्लम में डालना कोई भी पार्टी चाहेगा? हाँ सर, एनी पार्टी इज रियली वांट देम दैट कि हाँ चलो भाई पेट्रोल का दाम बढ़ा दो, डीजल का दाम बढ़ा दो, एलपीजी का दाम बढ़ा दो। वोट बैंक कोई खराब करेगा? जस्ट आंसर मी सर, क्या लगता है आप लोगों को? ना दादा। है ना? तो फिर देयर इज सम जेन्युइन रीजन। मतलब ये तो सिर्फ इंडिया का डिटेल्स मैंने बताया, और दाम बढ़ने के पीछे इंटरनेशनल डिमांड का भी एक इशू है, सप्लाई का इशू है। ये लॉकडाउन के बाद ना, ये लोगों के अंदर ना गल्फ वॉर बोलते हैं सर, तेल को लेके लड़ाई चलता रहता है। तो इसलिए ये लोग ना भी पेट्रोल और डीजल सप्लाई में ना काफी ज्यादा रोक टोक लगा के रखा है। रोक टोक किस बात का? कि सप्लाई नहीं करेगा, ज्यादा दाम चाहिए इनको। ये दाम नहीं मिल रहा था, मतलब हर एक कंट्री को, मतलब अगर कोई एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा है तो वो मार्केट को ना खोल दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। तो ये लोग क्या करना चाहता है कि ये प्राइसलेस है पेट्रोल डीजल, बेसिकली बहुत डिमांडिंग है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये लोग चाहता है कि अभी थोड़ा इसका सप्लाई कम कर दे। सप्लाई कम करेगा तो मार्केट डिमांड रहेगा, और मार्केट डिमांड रहने से दाम मिलेगा। बेसिक इकोनॉमी इसके साथ खेल रहा है, और क्यों ना खेलेगा, जिसका प्रोडक्ट वो समझे। लेकिन ये इनका का रीजन है, और साथ में हमारा रीजन भी है, दाम क्यों बढ़ता है। अब सर वे क्या है? सर वे हमें कुछ डिफरेंट वे ढूंढना होगा, समथिंग अदर देन पेट्रोल डीजल। कुछ रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी रिलेटेड इन समथिंग लाइक सोलर पावर, समथिंग लाइक विंड पावर, कुछ भी रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ तो ढूंढना है। जैसे कि जापान ढूंढा है, जैसे कि जर्मनी ढूंढा है। तो इंडिया का एजुकेशन डेवलपमेंट वैसा होना चाहिए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता के बारे में जो गवर्नमेंट बोल रहा है, कुछ तो चाहिए सर, नहीं तो मुश्किल का संभाल देना मुश्किल है। सर अगर गवर्नमेंट इस काम को कम करना चाहेगा तो फिर किस तरह से कम कर सकता है, कोई बता सकते हो मुझे? देखते सर आपका इकोनॉमी का दिमाग कहाँ तक जाता है। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्रीज द प्राइस, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? टैक्स छोड़ देगा? और क्या उपाय है इनके पास? जीएसटी में ही लाना पड़ेगा। अब इसी के लिए चर्चा चल रही है कि अगर इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए तो फिर स्टेट अलग अलग से चार्ज नहीं कर सकता, यही वाला बात चल रहा है। तो स्टेट अगर अलग अलग से चार्ज नहीं करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी चिल्ला रहे कि जैसे अगर आप जस्ट रिसेंट रेट में न्यूज़ देखो, पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी, जस्ट मैं लिखूंगा पेट्रोल डीजल अंडर जीएसटी। देखो सर क्या लिख रहा है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड ऑन ट्यूसडे सेड इन लोकसभा दैट शी वुड बी ग्लैड टू डिस्कस द सजेशन ऑफ ब्रिंकिंग, मतलब वो चाहते हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल प्राइस आ जाए जीएसटी के अंदर। बट सर ये उनके हाथ पे अकेला नहीं है, बिकॉज जीएसटी काउंसिल स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलके बनाते हैं सर, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके बनाते हैं। क्या आप लोगों को दिख रहा है?
Bringing petrol and diesel under GST regime is not possible for the next 8 to 10 years as no state is ready to face the annual revenue loss over 2 लाख करोड़। दिख रहा है सर आप लोगों को डेटा? ये द हिंदू का न्यूज है, आज का ही है, आज का ही डेटा है, द हिंदू में आया है। 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट लॉस करेगा ऑन दिस अकाउंट। बीजेपी मेंबर सुशील कुमार मोदी सेड इन राज्यसभा ऑन वेडनेसडे। तो इन्होंने राज्यसभा में बोला, पार्लियामेंट का डिस्कशन है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है बट जीएसटी काउंसिल रेडी नहीं होगा, और जीएसटी काउंसिल में स्टेट है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अगर बंगाल में बहुत सारा नारा चल रहा है वोट के लिए कि एलपीजी का दाम कम करो, एलपीजी का दाम करो, तो फिर क्या एलपीजी के दाम कम करने पे स्टेट गवर्नमेंट का हाथ नहीं है? बाकी लोगों का सोच और आप लोगों को और हम लोगों के सोच में फर्क होना चाहिए। यस और नो सर? हाँ यस सर। दुनिया अपने हिसाब से बोलता है, लेकिन हमारा हिसाब तो रेलेवेंट होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दाम नहीं कम करना चाहिए। सभी के पॉकेट में दिक्कत हो रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास ऑफ इंडियंस। मिडिल क्लास इंडियंस को सच में दिक्कत है। 900 रुपीज़ गैस का दाम देना सीरियसली बहुत मुश्किल हो सकता है बहुत सारा लोगों को, और हो रहा है, मुझे भी हो रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। बट पॉइंट इज दैट हम लोगों को कुछ तो वे आउट ढूंढना होगा। इसमें सिर्फ सेंट्रल का अकेला का बात नहीं है, स्टेट इज ऑल्सो देयर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर क्या पेट्रोल डीजल जीएसटी के एग्जेम्पशन में है सर? नहीं सर, वो अभी जीएसटी का मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में रखा गया है। एनी डे एनी टाइम अगर गवर्नमेंट चाहेगा ना तो उसको एक्चुअली दे वांट कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के अंदर लाया जाए। ठीक है, तो ये जीएसटी जस्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसको लेके आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, इसको लेके आप नॉलेज शेयर कर सकते हो। इट्स ह्यूज। ओके सर, ठीक है, चलो और जानकारी ले लेते हैं। बात पॉलिटिक्स का नहीं है, दिस ऑल इज अबाउट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। Tax need not to be paid on these supplies. Okay, input tax credit attributable to exempt supplies, ITC के बारे में मैंने बात बोल रहा था, will not be available for utilizations of set off। मतलब exempted goods का अगर आप बिजनेस करते हो, exempted goods का, exempted जो goods GST exempted है, अगर आप वो चीज का बिजनेस करते हो तो फिर आपको ITC यूटिलाइजेशन नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, बिकॉज ITC यूटिलाइजेशन तभी मिल सकता है जो GST दे के खरीदा जाता है और GST दे के सेल किया जाता है। आप बात समझ रहे हो सर? मैं आप लोगों को ITC के बारे में समझा रहा था। ठीक है, जिस प्रोडक्ट में ITC अवेलेबल होता है, मतलब आप खरीदने के टाइम पे ITC दिया था, यहाँ पर मैंने बात कर रहा था ना, आप खरीदने के टाइम पे ITC दिया 18,000 का, सेल करने के टाइम पे ITC कलेक्ट किया 21,600 का, इस पे आप ITC क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप कोई GST एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो जैसे कि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, मिल्क ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, सपोज आप लाख रुपए का ही बिजनेस करते हो, तो क्या आप उसके लिए GST पे कर रहे हो सर? बताना। अगर आप बीट रूट, मतलब जो रूट्स के ऊपर है, सीरियल्स है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, मीट है, पैकेज्ड नहीं, हाँ सर पैकेज्ड नहीं, रॉ सिल्क है, ठीक है, फिर आपका ऑल गुड्स ऑफ सीड क्वालिटी, कोई भी सीड क्वालिटी का गुड्स हो, लेंटिल्स हो, ठीक है, फ्रेश जिंजर हो, ह्यूमन ब्लड, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिर आपका ऑर्गेनिक मैन्योर, ओके, कुमकुम बिंदी, फायरवुड और फ्यूलवुड, अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर, तो आप लाखों का बिजनेस आराम से कर सकते हो। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो अगर वही GST एग्जेम्प्टेड है, तो क्या आप ITC क्लेम कर सकते हो? if the goods is exempted in GST, then क्या ITC का क्या कॉन्सेप्ट है फिर? बताना सर। अगर GST एग्जेम्प्टेड गुड्स का बिजनेस करोगे तो फिर ITC क्या कैसे मिलेगा? अरे सर, कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे कॉन्सेप्ट को? मेरा नहीं, जो भी है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है दादा। तो यही है सर, अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का बिजनेस करोगे तो फिर ITC का सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। जैसे ITC सेट ऑफ हुआ था ना, यहाँ पर 21,600 माइनस 18,000 का सेट ऑफ किया था और 3,600 पे किया था आपने, वैसा। तो फिर ITC चैप्टर में डिटेल चर्चा करेंगे सर। ओके, पहले नॉलेज तो ले लो। जीरो रेटेड सप्लाईज सच एज एक्सपोर्ट्स, ओके, एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडिया में जीरो रेटेड है, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाईज टैक्सेबल एट नील रेट ऑफ टैक्स। एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट 0% रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं, मतलब यही है कि वो नील रेटेड नहीं है सर।
not be treated as supplies taxable at nil rate of tax. Central और state government are empowered to grant exemptions from GST conditions are. ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्ट में भी कोई टैक्स नहीं लगता, बिकॉज गवर्नमेंट चाहते हैं कि कोई भी कंट्री का बिजनेस बढ़े एक्सपोर्ट करके. कंट्री का बिजनेस एक्सपोर्ट करके बढ़ेगा तो क्या सुविधा है? एनीवन बोल सकते हो? अगर हमारा कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? अच्छा, करेंटली इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं? व्हाट इज द करंट सिचुएशन? इंपोर्ट ज़्यादा करते. इंपोर्ट ज़्यादा करने के कारण, हाँ बोलो 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 बोलो. एक्सपोर्ट করলে ফরেন এক্সচেঞ্জ বাড়বে. थैंक यू रोशनी, वेरी वेरी थैंक यू. देखो सर, मैं आपको थोड़ा इंडियन इकोनॉमी में दिखा दूं कि क्यों गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को छोड़ के रखा है. ठीक है, बिकॉज टैक्स लग जाएगा तो प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा तो फिर मुश्किल है. इंडियन इकोनॉमी का डिटेल्स है विकिपीडिया सोर्स से, मैं आपको बस एक डेटा दिखा रहा हूँ. क्या डेटा दिखाना है सर? एक्सपोर्ट दिखाना है. क्या आप लोगों को दिख रहा है सर? देखो तो मेरा कर्सर, मेरा ये कर्सर ना यहाँ पर काम नहीं करेगा, मतलब मैं हाईलाइट नहीं कर सकता यहाँ पर, बस आपको मैं दिखा रहा हूँ. क्या एक्सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर. कितना है? 313, 313 बिलियन का. हाँ सर. इंपोर्ट देखो सर, 474 बिलियन का. दिख रहा है? হ্যাঁ দাদা. तो इंडिया 474 का इंपोर्ट करता है. ठीक है, इंडिया 474 बिलियन का इंपोर्ट करता है. 474 बिलियन का इंपोर्ट डॉलर. ओके, एंड 313 बिलियन का एक्सपोर्ट. डिफरेंस कितना हो गया? 474 माइनस 313. सर 161. 161 सर, 161 बिलियन का डेफिसिट है. डेफिसिट है. ये जिस दिन बेहतर हो जाए, इट्स वेरी गुड फॉर आवर कंट्री. एग्जैक्टली. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी देख लो सर. रिसेंटली आप लोगों के पास अगर खबर है, आप लोगों के पास इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में अभी वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट बन चुका है. 3 दिन पुराना न्यूज़ है. ऐसे करंट डेटा दिख रहा है एज पर 26 फरवरी का डेटा है, दैट इज 584.554 बिलियन. बट रिसेंट डेटा थोड़ा और चेंजेस हुआ है सर. इंडिया फॉरेन रिजर्व मतलब डॉलर में, मतलब सिंपल बात है कि डॉलर में कितना कमाया आपने. डॉलर का वैल्यू रुपी से ज़्यादा है, डॉलर का वैल्यूएशन इज बेटर देन रुपी. तो अगर हम लोग डॉलर में ज़्यादा कमा सकते हैं ना, ये देश का करेंसी का वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं, हमारा इनकम बढ़ता है सर. और जिस इनकम से कंट्री अपने आप को काफ़ी दिनों तक रन करा सकता है. दैट इज हाउ कि फॉरेक्स रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इसीलिए ताकि इंडिया का फॉरेन रिजर्व, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि एक्सपोर्ट में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, मतलब और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो. जैसे चाइना का इकोनॉमी तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है. आप लोग जानते हो कि इंडियन मार्केट में, इवन इंडिया का बड़ा बाजार मार्केट में चला जाओ, एक मार्केट का नाम ही है चाइना बाजार. ठीक है, आप दिल्ली में चला जाओ, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा चाइना बाजार. मतलब चाइना तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम लोगों को. तो चाइना की इकोनॉमी नॉट ओनली फॉर इंडिया, चाइना का मार्केट पाकिस्तान है, चाइना का मार्केट बांग्लादेश है, चाइना का मार्केट श्रीलंका है, चाइना का मार्केट अफ्रीकन नेशंस है. बस बेहतर यही है कि चाइना को हम लोग भी कम्पीट करना चालू कर दें. टाइम लगेगा सर, एजुकेशन पैटर्न में चेंजेस लाना होगा. रट्टू तोता वाला एजुकेशन से नहीं होगा, इनोवेटिव एजुकेशन चाहिए. सिर्फ एग्जाम पास करने वाला एजुकेशन से नहीं होगा. बस एग्जाम निकल जाए, भाई निकलते निकलते कहाँ निकलोगे, जगह ही नहीं है. फिर बोलता है नौकरी नहीं है. अरे भाई नौकरी कितना आएगा, बिजनेस बनेगा तब ना नौकरी. और बिजनेस बनने के लिए रियल काइंड ऑफ कुछ इनोवेशन चाहिए जहाँ से बिजनेस बने. जैसे कि थोड़ा बहुत कर रहा है सर, साधन इंडिया कर रहा है. ऑब्वियसली अगर मैं पूरा इंडिया के अंदर साथ कंपेयर करूं, सिर्फ साधन पार्ट जो है वो काफ़ी इनोवेटिव वे में आगे बढ़ा है कंपेयर टू बाकी पार्ट्स. ईस्टर्न पार्ट्स का हालत सबसे बेकार है. वेस्टर्न पार्ट्स ऑब्वियसली साधन के बाद ही आएगा. नॉर्दर्न पार्ट इज लिटिल बिट, बट फिर भी ये भी काफ़ी पीछे है. ईस्टर्न पार्ट्स तो और बहुत खराब हालत. इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, कुछ जो भी हम लोग बेहतर कर सकते हैं. हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत बेहतर है सर, कम से कम इसको तो यूज़ कर ही सकते हैं. मैं आप लोगों को बहुत बार बोला, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर साल भर खेती होता है. और भगवान के चलते ऐसा वेदर कंडीशंस और ऐसा नेचुरल कंडीशंस भगवान किसी और कंट्री को नहीं दिया है. थोड़ा बहुत चाइना के पास ज़रूर है सर, चाइना का साइज़ भी बड़ा है सर. यूएस के पास, यूएस तो बहुत बड़ा है
सर यूएस का प्रॉब्लम भी जान लो, यूएस है तो बड़ा, इंडिया 2-3 इंडिया आ जाएगा, 2-2.5, लेकिन यूएस सर ठंडा नेशंस है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो मुश्किल क्या हो जाता है ना, 6 महीना बर्फबारी होता है, और बर्फ में खेती नहीं हो सकता, आप लोग जानते हो, कनाडा में भी नहीं हो सकते, ये तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है सर। मतलब अफ्रीकन रीजन में बहुत ज़्यादा डेंसली फॉरेस्ट है, इट्स नॉट पॉसिबल प्रॉपरली। इंडिया इज द ओनली कंट्री 7th लार्जेस्ट है जहां पर सीरियसली आप पूरा साल भर एग्रीकल्चर कर सकते हो, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इसको भी बेहतर एक बना सकते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल सेक्टर्स, बहुत सारा है सर। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, सीरियसली गवर्नमेंट डेस्परेटली नीड, गवर्नमेंट डेस्परेटली वांट, बट क्या है ना, एक्सपोर्ट कौन करेगा, सरकार थोड़ी ना करेगा, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करता है, पब्लिक बिजनेस करता है, गवर्नमेंट इज ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, तो ये पब्लिक जब एडुकेट होके कुछ ना कुछ करेगा, इनिशिएटिव लेगा, चाकरी चाकरी जॉब जॉब ऐसा नहीं करेगा, तो कुछ तो बदलेगा, सिंपल बात है। मैं ऑब्वियसली किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, बट दिस इज हार्डकोर ट्रूथ। मतलब सीरियसली लोग नारा लगाते हैं सरकार की करे छे, सरकार कुछ नहीं करेगा सर, सरकार की करबे, सरकार कुछ नहीं करेगा, लेकिन सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, सरकार को इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहिए, जिस इकोसिस्टम में सीरियसली बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए, कम से कम। क्या आप लोग बात को एग्री करोगे सर? एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फील होता है कि एटलीस्ट 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारा, कम से कम, ज्यादा हो रहा है, और 2% ग्रोथ है इंडिया का, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% है, मुश्किल का बात है सर। एटलीस्ट 10 में से एक बंदा अगर बिजनेसमैन बने ना, एंटरप्रेन्योर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 10 में से एक, तो ये एक बंदा सर कम से कम 3 को जॉब दे सकता है, तो फिर हम लोग शायद कुछ कर दे, मतलब कम से कम 10 में से एक बंदा बिजनेसमैन बने, तो एक में से 3 बंदा को अगर नौकरी मिले, तो फिर शायद कुछ बन जाए, and that is how we can really solve our Indian economical problem जो भी है, ठीक है। अब चलो सर, ये सब ज्ञान अच्छा बात है, लेकिन जीएसटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी फिर देख लो। ओके, तो सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट आर इम्पोर्ट टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी, तो क्या क्या है, एग्जेम्पशन शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, एग्जेम्पशन जो भी दिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट पे दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पब्लिक का अच्छा होगा ना, हाँ सर, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इट्स गुड फॉर द पब्लिक। सरकार क्या होता है, पब्लिक के लिए होता है, या फिर सरकार अलग होता है पब्लिक अलग होता है? हेलो, पब्लिक अलग गवर्नमेंट अलग, ऐसा है क्या? पब्लिक के लिए ही तो गवर्नमेंट है, नहीं हाँ सर, है ना। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना सरकार ने क्या किया, बहुत बार मैंने बहुत लोगों को ये सुना कि देश हमारे लिए क्या किया, सीरियसली मैं सुनता हूँ कि इंडिया हमारे लिए क्या किया, वेस्ट बंगाल हमारे लिए क्या किया, लेकिन मैं ये समझता नहीं हूँ कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या किए। मैं अपने आप को भी सवाल करता हूँ, मेरा तो जन्मभूमि बंगाली है, बंगाली हूँ, और यहीं पर मैं जन्मा, शायद यहीं पर मर जाऊँ, बट हाँ बाकी दुनिया का बात अलग है। बट सवाल है कि मैंने क्या किया अपने स्टेट के लिए, मैंने क्या किया अपने कंट्री के लिए, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। स्टेट आपके लिए क्या करता है, कंट्री आपके लिए क्या करता है, ऑब्वियसली, बट वो जानते हो ना सर आप लोग, एक न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हो? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है सर? Every action has its opposite and equal reaction. एग्जैक्टली हम कंट्री, क्या कंट्री को नेशन बोला जाता है, तो क्या ये जो बॉर्डर है यही कंट्री है, या फिर इसके पब्लिक से बनता है एक देश? व्हाट डू थिंक, नेशन किससे बनता है? एक एक पब्लिक से ना। तो ये इंडिया का 130 करोड़ आबादी अपने देश के लिए जो कर रहा है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जो मिलेगा वही है। एवरी एक्शन इज सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसा होगा वैसा, वैसा बोलते हैं ना, जैसे करोगे वैसा ही बोगे, मतलब जैसे बोगे ऐसे पाओगे, वैसा ही चल रहा है सर। अब ये एवरेज बात कर रहा हूँ, कोई एक बंदा अच्छा करे इफेक्ट नहीं आएगा सर, 130 करोड़ को अच्छा करना पड़ेगा। बाई वे ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डाल के एग्जामेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट को और सर्विस को, मस्ट बी रिकमेंडेड बाई जीएसटी काउंसिल। मैं आपको अभी दिखा रहा था जीएसटी काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाकी स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बना है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो गुड्स एग्जेम्प्टेड हो सकता है। एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन और कंडीशनल एग्जेम्पशन मे बी फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज और एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन, ऑब्वियसली, मतलब एब्सोल्यूट एग्जेम्पशंस और कंडीशनल, मतलब कुछ शर्त के साथ या फिर कंप्लीटली। एग्जेम्पशंस बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर, नॉट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, स्पेशल ऑर्डर आएगा, मे बी ग्रांटेड,
एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे होता है, शायद वार सिचुएशन हो जाए, कुछ प्रोडक्ट बहुत नेसेसरी हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस प्रोडक्ट में जीएसटी लगाएगा या फिर क्या लगता है जीएसटी हटा देगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ सर, सिचुएशंस खराब है, पैंडेमिक है, वार है, ऐसे हालत में गुड्स में पहले जीएसटी होता था। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि उस प्रोडक्ट में जीएसटी हट जाए ताकि उसका दाम कम हो जाए। समझ में आ रहा है सर? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, दिमाग में जा रहा है, माथा में घुस रहा है? बोलो। हाँ सर। Registered person supplying the goods or services is not entitled to collect tax higher than the effective rate. जो इफेक्टिव रेट मैक्सिमम है उससे ज्यादा टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर सकता। फिर द सप्लाई एंजॉयज एन एब्सोल्यूट एग्जम्पशंस। तो काउंसिल कैसे होता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल वो क्या करते हैं, ऑन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन कंसिडर्ड इट नेसेसरी इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब एग्जम्पशंस लाने के लिए वो क्या करते हैं, पहले तो नोटिफिकेशंस लाएगा पब्लिक इंटरेस्ट पे, जरूरत है देश के लिए तो ही। सर एक चीज सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, ध्यान से सुनना। सर ये वेजिटेबल्स वगैरह में जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया? जैगरी में फिश पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया? मिल्क पे, लेंटिल्स पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया? एनीवन सर, जो भी समझ में आता है बोलो। सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है। इसी के कारण क्या यही पब्लिक इंटरेस्ट है? सर ताकि ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल इसको खरीद सके। थैंक यू सर, थैंक यू। बेसिकली देखो सर, वेजिटेबल्स, फिश, ये तो हमारा डेली का जिंदगी का पार्ट है, इट्स अवर डेली लाइफ प्रोडक्ट। इसके बिना जी नहीं सकते सर। बिना वेजिटेबल्स का, बिना सीरियल्स का क्या जी लोगे? हाँ सर, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि बिना सीरियल्स, बिना फिश, बिना वेजिटेबल्स जी सकते हैं क्या? खाने का प्रोडक्ट है। और बाकी जो चीज़ें हाँ हैं सर। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब खाना, मतलब जैसे कि बेसिक नीड्स क्या है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, इसीलिए सिल्क में भी छूट रखा है, कॉटन में भी छूट रखा है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव इज ऑल्सो वेरी नेसेसिटीज इन अवर लाइफ, दैट्स वाई। ऑर्गेनिक मैन्योर, बिटल लीव्स, बिकॉज ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इसका भी दाम, बहुत लोग यूज़ करते हैं बिटल लीव्स, ठीक है, आम आदमी यूज़ करते हैं बिटल लीव्स बहुत ज़्यादा। इसका मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है आयुर्वेदिक में, ठीक है। तो कुमकुम, बिंदी, इट्स अवर डेली लाइफ, ये सब इंडियन कल्चर के बेसिस पे बना हुआ है सर। इट्स ऑल अबाउट इंडियन कल्चर। कुमकुम बिंदी क्या हमारे लिए लग्जरी है या कॉम्फर्ट है? ये दिस इज आवर कल्चर, कि हमारे यहाँ पर औरतें या फिर गर्ल्स, वोमेन्स कुमकुम बिंदी लगाते हैं, यूज करते हैं, ये इनका मतलब हमारा ट्रेडिशन है सर। तो इसके बेसिस में तो पब्लिक इंटरेस्ट इसको बोलते हैं सर, कि जैसा देश वैसा भेष, और उसके ऊपर डिपेंड करके। अच्छा यहाँ पर कुछ और भी है, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में कोई टैक्स नहीं है, बिकॉज अगर आप स्पेस क्राफ्ट बनाते हो, ठीक है, और उसको सेल करते हो, तो इंडिया के लिए बहुत डेस्परेट नीड है सर कि इंडिया स्पेस क्राफ्ट बनाना चालू कर दे। हियरिंग एड्स, ठीक है, जो कान में सुनने वाला जो मशीन्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेसेसरी में, ठीक है। हैंडलूम प्रोडक्ट्स, मणिपुर इज नोन फॉर हैंडलूम प्रोडक्ट्स। आप लोगों को मैं जो मणिपुर वाला मार्केट दिखा रहा था, ये मैक्सिमम हैंडलूम है ना ज्योति? हाँ ज्योति बोलो। यहाँ पर हैंडलूम प्रोडक्ट बहुत बिकता है, मैं जितना जानता हूँ मैक्सिमम हैंडलूम है। ओके सर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो एग्जाम जनरली नोटिफिकेशन ए, एब्सोल्यूट नॉट ऑप्शनल, सब्जेक्ट टू कंडीशंस, होल टैक्स और पार्ट टैक्स क्या एग्जेप्ट करेगा। स्पेशल ऑर्डर में एग्जाम डायरेक्ट कर देते हैं, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर, होल टैक्स। अच्छा, कंसिडर्ड इट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए और बी, और बाय नोटिफिकेशन इंसर्ट इन एक्सप्लेनेशन ई और बी एज द केस में बी, ठीक है, विद इन 1 ईयर सच क्लैरिफिकेशन टू हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू से भी हो सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले के डेट से ही कर सकता है। चलो सर, समझ में तो सारा आ ही रहा है।
classification of exemptions. Supplier may be exempt. Supplier may be exempt. Exemptions to be person making supplies. That is suppliers regardless of the nature of outward supply. For example, service by Security Exchange Board of India. सेबी जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, सेबी समझते हो सर? हाँ, सेबी समझते हो? हाँ दादा। क्या करता है सेबी? सर सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। वेरी गुड सर। ये जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी हम लोग जानते हैं ना सर, तो स्टॉक मार्केट जैसे ये सेंसेक्स है, ठीक है, तो ये सेंसेक्स है, निफ्टी भी होगा जो एनएससी का है, तो ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग सेबी के अंडर पे होता है। बहुत लोग पढ़ाई भी करते हो, आप लोगों में से कोई कोई है जो एनआईएसएम का पढ़ाई भी करते हैं, है ना सर? रोशनी करता है, मुझे पता है। ये एनआईएसएम का देखो सर, सेबी का एनआईएसएम इंस्टीट्यूशंस का एनआईएसएम इंस्टीट्यूशन, मतलब आप सेबी का पढ़ाई भी कर सकते हो, मतलब अलॉन्ग विथ योर सीएस सीएस सीएमए जो भी आप पढ़ रहे हो। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है, दैट्स डिफरेंट। ओके, तो बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज को देखते हैं, ठीक है, इंडिया में जितना सारा कंपनीज है वो सभी सेबी के अंडर पे है। सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटीज, certain supplies may be exempt, certain supplies due to their nature and type are exempted from GST. Similarly, RBI का सर्विस भी GST के बाहर है. All supplies that are notified would be eligible for the exemptions. Here, irrespective of the who the supplier is, exemption is allowed. Not very much relevant. For example, service by way of sponsorship of sporting events, सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस, ठीक है, ऐसे केसेस में एग्जेम्पशंस हो सकता है। टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस में मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं तो आपको कुछ समझ में आएगा। एब्सोल्यूट में जैसे एग्जेम्पशन विदाउट एनी कंडीशंस, जैसे ट्रांसमिशंस और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैंने अभी बता रहा था। कंडीशनल एग्जेम्पशन जैसे कि एग्जेम्पशन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि सर्विस बाय ए होटल, ठीक है, सर्विस बाय ए होटल नॉट इन एवरी केस बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। होटल जो इन होता है ना सर, जैसे गेस्ट हाउस, इन, ओके, क्लब और कैंप साइट, बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, हैविंग डिक्लेयर टैरिफ टू यूनिट ऑफ एकोमोडेशन लेस देन 1000 पर डे। अगर एकोमोडेशन किसी जगह में 1000 से ज्यादा है, मतलब 1000 पर डे से कम है, तो उसमें जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। याद रहेगा सर? होटल, लॉज, रेसिडेंशियल पर्पस में अगर किसी को कोई सर्विस में देता है, होटल बिजनेस है बेसिकली, बट पर डे एकोमोडेशंस 1000 से कम है। रोशनी क्लियर हो रहा है ना? वंस बोलो। है दादा। 1000 से कम है तो नो जीएसटी, एग्जेम्प्टेड है। कंडीशनल और पार्शियल एग्जेम्पशन कैसे होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही, ओके, इंटर मतलब स्टेट टू स्टेट, ओके। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब ये अलग कॉन्सेप्ट है। रिवर्स चार्ज के बारे में मैंने चार्ज में बताया था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था, जिन्होंने नहीं किया कर लेना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, नॉर्मली क्या है, जीएसटी सप्लायर बेस्ड है, मतलब जीएसटी पेमेंट सप्लायर को करना पड़ता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां रिसीवर को जीएसटी पेमेंट करना पड़े। जैसे कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन, मतलब जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे किसी के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट का लेना देना कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या अनरजिस्टर्ड को ढूंढने जाएगा? मतलब आपने अनरजिस्टर्ड से प्रोडक्ट खरीद के लाया, तो यहाँ पर सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड है या आप हो? आप रजिस्टर्ड हो सर, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। You are a registered businessman, but some product you actually receive from unregistered businessman. तो फिर क्या करेगा गवर्नमेंट? क्या करेगा? सपोज आप मणिपुर में गए, एशियाज बिगेस्ट वुमेन मार्केट, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, सपोज आप यही सब चीजें, ठीक है, दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो आपको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, काइंड ऑफ दिस, ऐसे प्रोडक्ट आप यहाँ से ला रहे हो, मैं मान ले रहा हूँ कि ये अनरजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड हो, तो लेकिन इसके अंदर जीएसटी है, ठीक है, बिकॉज इसको गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जेम्प्टेड नहीं किया है। तो ये प्रोडक्ट में जब जीएसटी लग रहा है, तो वो जीएसटी पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को कलेक्शन करना है, बट दिस वुमेन इज अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, इनका बिजनेस अनरजिस्टर्ड है, बट यू आर रजिस्टर्ड, तो क्या गवर्नमेंट आपको ढूंढने जाएगा या इनको ढूंढने जाएगा? किनको, किसको ढूंढने जाएगा? बट सप्लायर तो यही है, सप्लायर तो ये वुमेन ही है। तो इन दैट केस
अगर अनरजिस्टर्ड के साथ आप करते हो तो फिर रिवर्स चार्ज हो जाएगा। रिवर्स चार्ज मतलब चार्ज रिवर्स कर देगा। नॉर्मल चार्ज सप्लायर पे होता है, मतलब नॉर्मली इन पे होना चाहिए था, बट रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब फेमस कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया आरसीएम में, ठीक है। जो आरसीएम हम लोगों को सिखाते हैं कि कुछ ऐसा केसेस है, ये तो मैंने एक केस बताया, ठीक है। करेंटली आरसीएम डिटेल्स में मैंने और भी काफी सारा केसेस बता के रखा है। अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय रजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, बिकॉज उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को ही गवर्नमेंट टैक्स पेमेंट करने के लिए बोलेगा, सिंपल बात है। तो फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर के लिए जीएसटी एग्जेम्प्टेड हो गया ना सर। हाँ, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज एग्जेम्पशन, तो फिर जीएसटी एग्जेम्पशन किसके लिए, जो अनरजिस्टर्ड है उसके लिए। बात समझ में आ रहा है? बोलो सर। छोटा हाँ छोटा सर। एमसीक्यू पूछ सकते हैं, अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकता है, वैराइटीज ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर आपको हर कॉन्सेप्ट के लिए रेडी रहना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप किसी भी एमसीक्यू में सर डिटेल्स जानना जरूरी हो जाता है, तो फिर यू हैव टू नो डिटेल्स। Aggregate value of such supplies received by a registered person from all or any of the supplies does not exceed 5,000 in a day। जो भी सप्लाई वो करता है अनरजिस्टर्ड बंदा, 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर डे के बेसिस में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 5,000 इन ए डे। एग्जेम्पशन अंडर वन जीएसटी लॉ एंड इफेक्ट ऑन अनदर जीएसटी लॉ। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई एग्जेम्पशन सीजीएसटी एक्ट में है तो फिर डीम्ड टू बी एग्जेम्प्टेड अंडर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। मतलब अगर प्रोडक्ट के बारे में एग्जेम्पशंस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ में एग्जेम्प्टेड है, तो फिर वो एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। बट नो ऑटो एग्जेम्पशंस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर आईजीएसटी। मतलब सीजीएसटी में एग्जेम्पशन है, इसका मतलब आईजीएसटी में भी एग्जेम्पशन होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। याद रखना, बेसिकली सीजीएसटी कैन एडजस्ट विद एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, बट सीजीएसटी इज नॉट एडजस्टेड विद आईजीएसटी, बिकॉज आईजीएसटी कब लगता है सर, जब स्टेट चेंज हो जाए, जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में प्रोडक्ट या सर्विस का ट्रांसफर हो तब आईजीएसटी लगता है। और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी कब लगता है, जब सेम स्टेट के अंदर बिजनेस चल रहा हो। इसीलिए सीजीएसटी एक्ट में जो बोला हुआ है वो डीम्ड मतलब मान लिया जाता है कि वो एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी में भी एप्लीकेबल होगा, बट जरूरी नहीं कि वो ऑटो एप्लीकेशन आईजीएसटी में भी होगा। अगर मैच कर जाए तो अलग बात, बट ये मतलब मान लेना एकदम सही नहीं है कि हाँ अगर यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है तो फिर यहाँ पर भी आईजीएसटी में भी होगा, नॉट लाइक दैट। बट यस, इफ सीजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है देन एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड होगा। अगर आईजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है तो फिर अगर आईजीएसटी एक्ट में एग्जेम्प्टेड है तो नो ऑटो एप्लीकेशन ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी में एग्जेम्प्टेड है तो फिर सीजीएसटी में एग्जेम्प्टेड होगा, ऐसा भी कोई बात नहीं। नोटिफिकेशंस आया था एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ जीएसटी के बारे में, जैसे कि मतलब किस टाइम पे किसके बारे में, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नोटिफिकेशन आया है वही यहाँ पर बता रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 2017 के फरवरी में, ठीक है, 26 जून 2017 से टैक्स रेट के बारे में बताया गया सेंट्रल टैक्स में। CGST Act exempted example exempted supplies on around 149 items of goods in terms of section 111 subsection 1। इसमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्ट, फ्रेश फ्रूट्स, प्लास्टिक बैंगल्स, पैसेंजर बैगेज, ओके, ये सब में जीएसटी को एग्जेम्प्टेड किया गया था। तो कौन सा डेट में क्या चीज़ आया एक बार गो थ्रू करना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कंप्लीट लिस्ट तो मैंने आप लोगों को शेयर कर ही दूंगा, जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये कंप्लीट लिस्ट है सर, प्लीज़ एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। आप लोगों को सीरियसली बहुत आइडिया जनरेट होगा एग्जेम्प्टेड के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट। ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इफ सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोल रहा था कि आईटीसी तो यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, बट कैलकुलेशन कैसे होगा। इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज शैल बी रिवर्स्ड। ये तो हमने पहले ही बताया ना कि नॉर्मली इसमें आपको सेट ऑफ करने को नहीं मिलता है, बिकॉज आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का बिजनेस करते हो। रोशनी समझ में आ रहा है? बिकॉज आप एग्जेम्प्टेड गुड्स का बिजनेस करते हो, है ना। तो फिर आपको आपको एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा आईटीसी, जो मैंने आपको दिखा रहा था तब, वो 21,600 और 18,000 के बीच में जो हुआ था वो टैक्सेबल गुड्स के अंदर था। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट करेंटली एग्जेम्प्टेड गुड्स, टुडेज टॉपिक इज एग्जेम्प्टेड गुड्स। सो फिर इसका हिसाब कैसे होता है कि रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना अमाउंट का कैसे, हाउ टू डिटरमाइन द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज इन द अबव केसेस, ठीक है, कैसे क्रेडिट एट्रीब्यूट हो सकता है, उसका क्या केस है। तो क्रेडिट एट्रीब्यूट का एक फॉर्मूला है सर, A by T into C। व्हाट इज A?
ए फॉर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल जो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आप सेल कर रहे हो, टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज मतलब जो सप्लाई बिजनेसमैन कर रहा है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सपोज सिंपल, सपोज एशियाज बिगेस्ट मार्केट का जो बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर एशियाज बिगेस्ट मार्केट में से ये जो सप्लायर है, ठीक है, मैं थोड़ा इन्हीं लेवल पे बात कर रहा हूँ, आज मणिपुर के एशियाज बिगेस्ट मार्केट में वुमेन्स मार्केट में हम लोग पहुंच गए थे, तो ये लोग जो भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर ये सप्लाई का टोटल एग्रीगेट वैल्यू एग्जेम्प्टेड है तो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, ऑल सप्लाईज अदर देन टैक्सेबल एंड जीरो, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज मतलब ऑल सप्लाईज अदर देन टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड, जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल जो है उनको छोड़ के बाकी सभी एग्जेम्प्टेड हो सकता है, जो आज जीरो है वो कल टैक्सेबल हो सकता है, ठीक है, इसीलिए जीरो रेटेड एंड अदर देन टैक्सेबल को छोड़ के बाकी सभी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में आ जाता है, तो दिस कम्स अंडर ए। टी फॉर टोटल टर्नओवर ऑफ द पर्सन इन द टैक्स पीरियड, टोटल कितना टर्नओवर किया, और सी फॉर कॉमन क्रेडिट, तो ए बाई टी इंटू सी। अब कॉमन क्रेडिट में क्या क्या आ जाता है, कॉमन क्रेडिट लेस किया जाता है नॉर्मली, तो टोटल इनपुट टैक्स पीरियड जिसमें टैक्स एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, अगर आपने कुछ नॉन बिजनेस पर्पस में कुछ टैक्स एट्रीब्यूट हुआ था आपके ऊपर, टैक्स एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, इनएलिजिबल क्रेडिट एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रेंट ए कैब एटसेट्रा, ऐसा बिजनेस अगर है, ठीक है, रेंट ए कैब मतलब जैसे ओला उबेर में रेंट में कैब दिया जाता है ना सर, इस तरह का, टैक्स एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, तो ये सब क्या हो जाता है सर, दीज आर कॉमन क्रेडिट, जो कॉमन क्रेडिट है वो लेस हो जाते हैं सर। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, मैं इसका कैलकुलेशंस नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, तो फिर थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ के चलो कि हाउ टू डिटरमाइन द क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज इन द अबव केसेस, ए बाई टी इंटू सी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज डिवाइडेड बाई टोटल टर्नओवर ऑफ द पर्सन इन द टैक्स पीरियड इनटू कॉमन क्रेडिट। ये करने से हमें पता चलता है कि एट्रीब्यूटेबल एग्जेम्प्ट सप्लाईज कैसे कैलकुलेट हो सकता है। बाकी डिटेल्स आई विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें केस स्टडीज डिस्कशंस करेंगे। आज तो मैं केस स्टडीज नहीं कर रहा हूँ, आज तो इंट्रो है एग्जेम्प्टेड का ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका कैलकुलेशन एंड केस स्टडीज क्वेश्चंस भी करेंगे। व्हाट इज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई सर? नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स a supply of goods or service or both which is not liable to tax, simple, under CGST Act or under IGST Act, या तो CGST Act में या तो IGST Act में। Transaction must be supply as defined under GST, transaction must be supply, इसके बारे में भी मैंने एक चैप्टर पढ़ा है सर, सप्लाई अंडर GST, ठीक है, सप्लाई होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक सप्लाई नहीं होता तब तक GST चार्ज नहीं हो सकता। ऐसे बहुत केसेस ऐसा होता है सर जिसमें सप्लाई तो काउंट होता है, मतलब सॉरी ट्रांजैक्शन तो होता है पर सप्लाई ट्रीट नहीं होता। वो सप्लाई चैप्टर जिनको याद है वो सही है, ठीक है, जिनको याद नहीं है उनको एक बार देखना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। तो जीएसटी लॉ टू क्वालिफाई एज ए नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी, नोट ओनली दो सप्लाईज दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टैक्सेशन अंडर जीएसटी, जो जीएसटी के अंदर नहीं आता है उसी को बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका सर, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, आर्टिकल लिस्टेड इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 और इन शेड्यूल 3 ऑफ CGST और IGST एक्ट, इसमें बोला हुआ है। चलो सर कुछ और भी देख लेते हैं। It must also be noted that the following items are not out of the scope of GST. That means GST rate has not been yet been announced or notified for them, मतलब इसमें GST आ सकता है बट अभी भी इसका रेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हेलो सर, ध्यान से रेट को देख लेना, सुन रहे हो ना या फिर गायब हो गए, बोलो। इसमें GST, ओके सर, इसमें GST आ सकता है, ठीक है, इसमें GST आ सकता है बट अभी भी अनाउंस नहीं हुआ। जैसे कि डिटेल्स चर्चा अभी कर रहे थे, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, सभी उसी रिलेटेड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन में लगता है, ठीक है, कॉमनली मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, जिसके बारे में चर्चा अभी चल रहा था, जिसके बारे में गवर्नमेंट चाहते हैं, अनाउंस भी करके रखे हैं, but still it's not feasible because state governments are not cooperative because they don't want to lose their revenue, okay, ऐसे नारा लगाते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दाम बढ़ाया करके नारा लगाते हैं, but they don't want to मतलब lose their part little bit also, but सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो भी मजबूर है। सर आप फेवर कर रहे हो सेंट्रल को? नहीं सर, आई डोंट वांट टू फेवर सेंट्रल, मतलब एक्चुअली बंगाल में आजकल बहुत नारा चलता है, सिर्फ एक ही कहानी बताते हैं, LPG का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया,
बट आई जस्ट वांट टू से कि दाम बढ़ा तो फिर रीजन भी आपको समझना होगा। ये नहीं बताता है कभी स्टेट और सेंट्रल कभी मैच करके काम क्यों नहीं करता कि यस दाम बढ़ा है बट व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करना है आगे। दे डोंट वांट टू डिस्कस विद दिस काइंड ऑफ थिंग विद पब्लिक। पब्लिक को सच नहीं बताते, पब्लिक को हमेशा झांसा में रखते हैं। अब सेंट्रल थोड़ी ना स्टेट के पब्लिक के साथ कनेक्ट करता है, स्टेट के पब्लिक के साथ तो स्टेट गवर्नमेंट कनेक्ट करता है। सेम गवर्नमेंट हो तो थोड़ा सुविधा होता है, इफ देयर इज बोथ सेंट्रल और स्टेट का गवर्नमेंट अगर सेम हो तो ये थोड़ा सुविधा होता है। बट सेंट्रल का गवर्नमेंट अलग, स्टेट का गवर्नमेंट अलग, ये मुश्किल हो जाता है सर, कनेक्शन नहीं बनता और पब्लिक को बहुत चीज पता नहीं चलता। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी, मतलब इसमें नेगेटिव लिस्ट क्यों, मतलब ये इसमें जीएसटी लग ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, सर जो जॉब करते हैं ना अपने एम्प्लॉयर को सर्विस भी देते हैं, रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ये जीएसटी के बाहर है सर, इसमें जीएसटी नहीं लग सकता। दिस नेगेटिव लिस्ट, याद रखना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव लिस्ट अंडर जीएसटी जो भी बता रहे हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा है सर। समरी है, मतलब ओवरव्यू में हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही बात करते हैं, इसमें जीएसटी लगता ही नहीं है। लेकिन ये भी सर्विस है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है। कौन किसको सर्विस देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को। क्या लगता है आप लोगों को, ये एक मोटा बंदा है, ठीक है, ये कौन है बोलो तो, एम्प्लॉयर। और एक पतलू है, ये मोटू है, सॉरी, और एक पतलू है, पतलू कुछ ऐसा। सर मेरे ड्राइंग पे हंसना नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये एम्प्लॉय है। माय क्वेश्चन इज कौन किसको सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, क्या लगता है। बोलो सर। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है सर, एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विस टू एम्प्लॉयर। ठीक है, ये जॉब प्रोवाइड करते हैं, बस काम देता है, बट सर्विस तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है। बट ये सर्विस पे जीएसटी नहीं है सर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, सर कोई इंसान मर जाते हैं, बुरियल के लिए लेके जाया जाता है, क्रीमेटोरियम के लिए लेके जाया जाता है, या मॉर्चरी के लिए लेके जाया जाता है सर। वो सर्विस के लिए जो भी काम हो, आप लोग जानते हो कि वो सबबाही गाड़ी वो होता है ना सर, जिसमें एक ऐसे गाड़ी गाड़ी होते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो उसमें लेके जाया जाता है, तो इसके लिए एम्बुलेंस सर्विस ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह का जो भी काम है, या फिर शमशान घाट में जो काम होता है वो भी सर्विस है सर। ठीक है, शमशान घाट हो या जहाँ पर मतलब बेसिकली क्रीमेटोरियम हो, बुरियल ग्राउंड हो, these are also service but these are exempted under GST। थैंक यू फॉर दैट। सेल ऑफ लैंड, कोई लैंड सेल करने पे जीएसटी नहीं लगता, बट सर उस पर एक्चुअली एक ड्यूटी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। अगर आपके पास कोई ज़मीन हो, अगर किसी को सेल करने जाओ, उसमें भी जीएसटी लग सकता है, लेकिन वो जीएसटी के अंदर नहीं, वो स्टैम्प ड्यूटी है उसका, स्टेट गवर्नमेंट को ड्यूटी लगता है। स्टेट का एसेट है ना सर, स्टेट का संपत्ति है तो संपत्ति टैक्स लग जाता है, वो स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं उसको। तो उसको कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा करना होता है। जैसे कि हम लोग कोई घर खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, कोई लैंड बिल्डिंग पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है सर, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक्चुअली ड्यूटी चार्जेस है। वो क्या होता है, वो बस ये होता है कि गवर्नमेंट आपके लिए हमेशा गवाह देगा कि ये जमीन इनका है, ये घर इनका है। ठीक है, तो दैट इज, और गवर्नमेंट का भी एक रेवेन्यू अर्निंग हो जाता है। कलेक्टेड बिल्डिंग हर स्टेट में होता है, ठीक है, जैसे कोलकाता में है डलहौजी में। ठीक है, कभी डलहौजी में अगर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस देखे हो तो उसके बगल में कलेक्टेड ऑफिस है, ट्रेजरी बिल्डिंग भी बोलते हैं, राइटर्स बिल्डिंग का ऑपोजिट में उसके बगल में जीपीओ है सर, हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, कभी जाओगे तो देखना कलेक्टेड बिल्डिंग दिखेगा। सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग्स, हाँ कंप्लीटेड बिल्डिंग सेल करने में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन कोई बिल्डिंग बुकिंग करने के टाइम पे जीएसटी लगता है। ये क्या बात हुआ सर, कोई फ्लैट बन रहा है और आप फ्लैट को बुक कर रहे हो ना, समझ रहे हो सर, कोई फ्लैट बन रहा है और वो फ्लैट आप बुक कर रहे हो, तो अगर आपका जो बुकिंग अमाउंट है ना, बुकिंग अमाउंट पे जीएसटी लग सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन लग सकता है। लेकिन अगर कंप्लीटेड बिल्डिंग सेल कर रहे हो ना, उस पर जीएसटी नहीं लगता, याद रखिएगा। ओके, कंप्लीटेड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम्स,
एक्शनेबल क्लेम मतलब आपके कोई लॉटरी है, अदर देन लॉटरी, लॉटरी में तो सर एकदम जीएसटी लगता ही है, अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में टैक्स लगता है। ये एक्शनेबल क्लेम क्यों है? अगर आप जीतते हो तो आप क्लेम करते हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंश्योरेंस वगैरह जो है वो सब भी एक्शनेबल क्लेम है, बट उसमें जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम में सबसे बेहतर क्या हो सकता है? अगर आप किसी को घर पे भाड़े पे रखे हो ना, नॉर्मल रेंट पे, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंशियल रेंट जो है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम, अगर आपके घर पे कोई टेनेंट है तो फिर उनसे आप रेंट लेते हो, बट वो भी सर्विसेज है, बट उस पर जीएसटी नहीं लगता। रेसिडेंशियल पे भी नहीं होता, कॉमर्शियल पे भी ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई सर्विस देता है लेकिन वो भी कोई जीएसटी के अंदर नहीं आता। एमपी एमएलएस हम लोगों को सर्विस देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट गवर्नमेंट का एमएलएस होता है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के चुना हुआ जो है वो एमपीज कहलाते हैं। उनका जो सर्विस हमें मिलता है वो भी एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर। नेगेटिव लिस्ट, एग्जेम्प्टेड नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव लिस्ट है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन दैट कैपेसिटी। दैट मीन्स कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है, या फिर कोई भी टॉप लेवल ऑफिसर्स जो भी कोई गवर्नमेंट पोजिशंस पे है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस, वो अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है, अगर इनकम टैक्स घूस लेता है वो अलग बात, ठीक है, वो भी लेना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, वो भी नहीं, मतलब कभी नहीं लेना चाहिए, तभी तो देश बर्बाद हो रहा है सर। ऑफिसर्स ही बर्बाद कर रहे हैं, ये सर नो सर, देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ है। जितना खराब देश होता है एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही होता है। इसलिए तो मैं बार बार चिल्लाता हूँ कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, वो पब्लिक का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना सरकार का काम होता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं लाइक आईपीएस आईएएस डब्ल्यूबीसीएस आईआरएस, they have to be responsible for the law and order of the nations। तो वो अपना काम करने के लिए कभी किसी से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। ओके सर, हम लोग कभी कहीं मतलब अंतिम पड़ाव तक कभी कहीं मतलब आ चुके हैं, अंतिम स्टेज में ही करेंटली आज के क्लास का। डिफरेंस बिटवीन नील रेटेड एग्जेम्प्टेड जीरो रेटेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। चलो एक डिटेल्स डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जीरो रेटेड जैसे कि एक्सपोर्ट सप्लाईज मेड टू एसीजेड। सर एसीजेड क्या होता है? एसीजेड जानते हो आप लोग? स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सर एसीजेड क्या होता है? मैं यहाँ पर कुछ जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में भी कुछ एसीजेड है सर, काफ़ी सारा, बहुत सारा नहीं सर, कुछ एरिया है। जैसे एक फेमस मैं चाह रहा हूँ सर, फॉल्ता स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉल्ता नियर डायमंड हार्बर, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, दिस इज नियर डायमंड हार्बर। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री एंड इम्पोर्ट वगैरह के लिए गैंजेस की रिवर के बगल में ये बहुत बड़ा है, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ट्रक्स वगैरह भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्री वगैरह बन रहा है, ठीक है, तो इसको स्पेशली इकोनॉमिक जोन के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसके बनाने के पीछे का मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न ये होता है कि इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी बिजनेस बनेगा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा सर? फॉरेन में एक्सपोर्ट होगा। दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू टाउन में डीएलएफ टावर है, आईटी पार्क, एसीजेड, ये भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस करता है ना, इसको एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है। सॉल्ट लेक में भी एसीजेड का जोन है, ठीक है, फलता में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जहाँ पर भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, वहाँ पर जो भी बिजनेस होता है वो क्या करते हैं सर? फॉरेन में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए होता है, और इसलिए उनको टैक्स में बहुत सारा एग्जेम्पशन मिल जाता है। इसलिए उनको ना ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जो भी एसीजेड को सर्विस देता है ना, सपोज मानो कि कोई है जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल कोई एरिया से है, जो एसीजेड के अंदर उनका बिजनेस नहीं है, तो नॉर्मल एरिया से फॉर एग्जांपल दमदम में, राजारहाट के, बरानगर के, हावड़ा के, कोई नॉर्मल जोन से कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सर्विस देना चाहता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सर्विसेज हो, तो इनका सर्विस एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सिंपल बात। एक्सपोर्ट सप्लाईज मेड टू एसीजेड, ठीक है, और एसीजेड डेवलपर जो एसीजेड को डेवलप करते हैं। जैसे कि एक एसीजेड डेवलपर का नाम बता दो सर। अदानी एसीजेड, नाम सुने हो सर? अदानी, अदानी पोर्ट एंड एसीजेड फेमस कंपनी है। अभी इंडिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन में से है सर अदानी, गौतम अदानी, ठीक है। अदानी पोर्ट्स एंड एसीजेड ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने का काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस में, पोर्ट को, एयरपोर्ट को बनाते हैं सर, ठीक है। तो जो भी ये काम करते हैं वो भी जीरो रेटेड में आ जाता है। जीरो रेटेड, हाँ सर, ध्यान रखना किसी भी टाइम पे टैक्स लग सकता है। नील रेटेड मीन सप्लाईज दैट हैव डिक्लेयर्ड रेट ऑफ 0% जीएसटी। एग्जांपल जैसे कि सॉल्ट डिक्लेयर किया गया है कि 0% है, तो नील है।
अच्छा ये 0 रेटेड है, जो 0% है वो जैसे कि सॉल्ट है, ग्रेन है, जैगरी है, ठीक है, 0% रेट है। एग्जेम्प्टेड में कौन आ जाएगा? सप्लाईज आर टैक्सेबल बट डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। टैक्सेबल है बट अभी जीएसटी नहीं लगता, तब समझ रहे हो ना सर? अभी एग्जेम्प्टेड है, कभी कभी टैक्सेबल हो भी सकता है। जैसे कि फ्रेश मिल्क करेगा नहीं सर, फ्रेश फ्रूट, कार्ड, ब्रेड एटसेट्रा एग्जेम्प्टेड है। ऐसा नहीं कि टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है बट करेंटली एग्जेम्प्टेड है। नॉन जीएसटी मतलब दीज आर सप्लाईज डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी लॉ, जैसे कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल एटसेट्रा, ये सब अभी जीएसटी के अंदर ही नहीं है। बोलो सर, समझ में आया? हेलो? हाँ सर। रोशनी क्लियर है? ज्योति शायद डिस्कनेक्टेड हो गया है। ओके सर, बस यही ओवरव्यू था। अब कुछ एफएक्यू है, आप एक बार गो थ्रू करोगे ना तो आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। सब रियल लाइफ गो थ्रू है। हु हैज द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस? ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जम्पशंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एमसीक्यू सवाल है आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। Which date does exemption apply? Date of notification or date of publication of notifications? Exemption notification will apply from the effective date as specified in the notification. जैसे notification में बोला जाएगा उसी डेट से होगा। सवाल हो रहा है, I am a trader. I am a trader dealing with only tax exempted supply. मतलब हम ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जो टैक्स में एग्जेम्प्टेड है। Is it necessary to register under the GST? अगर आप टैक्स एग्जेम्प्टेड गुड्स का प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो तो क्या आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? अगर टर्नओवर, नॉर्मल रूल बोलता है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर आप नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लाई का बिजनेस करते हो ना, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इफ ए पर्सन इज डीलिंग विद 100% एग्जेम्प्ट सप्लाईज। याद रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट। Is supply of exempt goods considered taxable or non-taxable supply? Supply of exempted goods is considered non-taxable. Hence, such supplies do not trigger registrations, claim of input tax credit and other relevant provisions also. मतलब आप ITC वगैरह क्लेम नहीं कर सकते because उसमें ITC हो ही नहीं सकता। Should I issue tax invoice if I sell only exempted product to a single customer? अगर हम exempted product का business करते क्या हमें tax invoice देना चाहिए? A bill of supply should be issued. Bill of supply देना चाहिए when a registered dealer supplies exempted goods or services. For example, when a registered taxpayer supplies handloom, they have to issue bill of supply instead of tax invoice. अगर tax invoice नहीं देते हो तो कम से कम bill of supply तो दो। Whether petrol is exempted goods or non-taxable goods. Petrol is non-taxable goods since it is excluded from the levy of taxes for the time being. Current time के लिए इसको बाहर में ही रखा गया है। Very very important questions for all of you. Is EUA bill required to be generated in case of movement of exempted supplies? EUA bill क्या होता है जानते हो? आप अगर कोई गुड्स लेके मार्केट मतलब बाहर निकलते हो ना तो हाई रोड में आपको वे बिल दिखाना पड़ता है। जस्ट विजिट करो gst.government, जीएसटी पोर्टल में जाओ, ठीक है। जो लोग जीएसटी, जैसे कि आप लोगों को इंस्टीट्यूट से भी ट्रेनिंग मिलेगा, डोंट वरी, यही जीएसटी का पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जस्ट विजिट सर्विस, यू विल सी हियर ई-वे बिल सिस्टम दिख रहा है सर, ई-वे बिल सिस्टम। हेलो, जस्ट क्लिक ऑन ई-वे बिल सिस्टम। अब ये ई-वे बिल जनरेट करना होता है आपके जीएसटी नंबर के हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ई-वे बिल का डिटेल्स चर्चा करूंगा सर, जब ई-वे बिल का चैप्टर आएगा आई विल डिस्कस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज मतलब एग्जाम, ठीक है। पढ़ाई ऐसे करो ताकि एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हुए चलो सर, बाद में नहीं कि अभी तो पढ़ लिए बाद में सीखना है, ऐसे नहीं, बाद में कुछ नहीं होता। ई-वे बिल सिस्टम, मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी बेसिकली। तो ये ई-वे बिल जो है इसके बारे में क्या बोल रहा है कि क्या जरूरी है एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए? नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड as per provision of rule 138 of subsection 14 of CGST rule. E-way bill is not required to be generated when goods specified in notification to 2017 central tax dated 28 June 2017 other than de-oiled cake. de-oiled cake भी exempted है, उसके लिए आपको E-way bill चाहिए। de-oiled cake कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। is being transported and basically goods specified in notification number central tax are exempted goods, ठीक है। नॉर्मली नहीं चाहिए होता है। de-oiled cake कुछ ऐसे होता है।
दिस काइंड ऑफ, जो बेसिकली ना वो इससे बनता है, खोल से, ठीक है। खोल मतलब क्या बोलेंगे इसको, तेल बनता है ना सर, जैसे मास्टर्ड ऑयल बनेगा, तो मास्टर्ड ऑयल को जब फ्लोर मिल में लेके जाके फ्लोर मिल के लेके जाके उसको पीसा जाता है ना, तो ये निकलता है जो बेसिकली मतलब फूड फॉर पोल्ट्री फार्म, फूड फॉर काउज, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। एनिमल फूड के हिसाब से यूज होता है डिवाइल्ड केक, और भी इंडस्ट्रियल यूज होगा डिटेल्स, ठीक है। तो इसके लिए यूएबल चाहिए होता है सर। इज यूएबल रिकॉर्ड टू बी जनरेटेड इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ एग्जाम सप्लाईज, क्या एग्जाम सप्लाईज में जरूरी है यूएबल? नॉट रिक्वायर्ड। Should I report exempt supplies separately in GST or one return? If yes, in which title? Yes, taxpayer should report consolidated details on nil rated. आप क्या क्या किसी का बिजनेस करते हो तो वे GST और वन रिटर्न में फाइल करना पड़ता है। जब मैं आप लोगों को GST फाइल रिटर्न के बारे में बात करूंगा ना, वो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि नील रेटेड एग्जेम्प्टेड के बारे में आपको कैसे फाइल करना है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। 8A, 8B, 8C, 8D, दिस काइंड ऑफ फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ ये FAQ एक बार फॉलो कर लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। जो मैं घर के करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ गो थ्रू दी FAQ वंस, आई विल शेयर दिस नोट्स विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो FAQ को एक बार गो थ्रू करो, कुछ सवाल हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को प्लीज़ देखो, ऐसा ही सवाल एग्जाम वगैरह में पूछता है, ईजी हो टफ हो, ठीक है। तो ये था एग्जेम्प्टेड GST सप्लाईज का, मतलब एग्जेम्प्टेड अंडर GST का डिटेल्स, ओके, कुछ भी छोड़ा नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर रिलेटेड होगा सर, केस स्टडीज क्वेश्चन होगा, ठीक है, केस स्टडीज क्वेश्चन, जिसमें आपको और थोड़ा मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। कुछ सवाल हो तो करो, समझ में आया तो भी बोलो। वंस बोल, समझ में आया? हाँ सर, पूरा समझ में आया। ओके सर, ठीक है सर, तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, नोट्स देख लेना, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट के मैट में जाके भी देख लेना एक बार। इंस्टीट्यूट मैट ऑब्वियसली गो थ्रू करना, रोशनी आप तुम्हें भी बोल रहा हूँ, मैं जो प्रोवाइड करूंगा वो सब ऑब्वियसली चैप्टर वाइज ही बना हुआ है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट को मैट को भी एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। ऐसे पता है मुझे इंस्टीट्यूट का मैट बड़ा बोरिंग है, बट फिर भी ज़रूरी है सर पढ़ना, एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ठीक है, चलो फिर टाटा, राखी दादा। ओके बाय। बाय अच्छा एक सर। चीज़ बोल दो, सुन, कल एक्चुअली मुझे नेटिव जाना है, कौन है, रोशनी चला गया, वंश है, अच्छा ठीक है वंश, कोई हाँ। बात नहीं। मैं बस इतना कह रहा था कि नेक्स्ट मतलब एक्चुअली कल से क्लासेस ऑफ रहेगा, बिकॉज मुझे ओके सर। इलेक्शन के लिए घर जाना है, ठीक है। तो मंडे तक क्लासेस नॉर्मली थोड़ा ऑफ ही रहेगा, फिर ट्यूसडे से नॉर्मल क्लास चालू हो जाएगा, एज पर रूटीन जिसका जैसा होता है, ठीक है। ओके सर। ओके थैंक ठीक है, यू चलो, सर। ओके चलो।